हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बेटा सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 12 2023 का सेट नंबर 3 करेंगे। और आप जैसा कि देख रहे हैं सेट नंबर 3 का कोड है CC। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शनल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, द रेट ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पर एक रिएक्शन लिखा है बेटा A+B अब इसके लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट का एक्सप्रेशन इसमें से कौन सा है। तो ठीक है, आपके पास यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये जो पहला ऑप्शन है ये रेट का एक्सप्रेशन है। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसा आपकी यहाँ भी देख रहे होंगे क्वेश्चन मिलेगा, तो इसका तो आंसर नंबर यहाँ पर सेकंड लिख दिया गया है, लेकिन आप में क्या है फर्स्ट वाला ही केस सही है, तो आप इसको फर्स्ट ही कर लीजिएगा। ठीक है, और तो फर्स्ट ये आपके पास मतलब ये करेक्ट है। अब जैसा कि हम लोग ये देखते हैं कि ये रिएक्शन लिख लिया। अच्छा, रेट जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन है ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर n। अब n यहाँ क्या पर क्या है बेटा, n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहाँ आप जीरो रखेंगे। तो आप देख रहे होंगे जब हम इसको R लिखा और ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो रेट कांस्टेंट आ गया। और ये जो है इसको एक्टिव मास रेज टू पावर 0 इंटू एक्टिव मास B रेज टू पावर 0। तो ये रेट लॉ के अकॉर्डिंग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इस प्रकार से रेट का एक्सप्रेशन लिखा जाता है। दूसरी बात हम लोग ये देखते हैं, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो यहाँ पर होता है रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, चलिए दूसरा ऑप्शनल हम लोग देख लेते हैं। अब ये पूछ रहे हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इन 180 ग्राम वाटर, 180 ग्राम वाटर में कितने वाटर के मोल होंगे। तो ऑप्शन यहाँ आपको मिलेगा फर्स्ट 10 मोल मिलने वाले हैं। चलो थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब हमारे पास आप देख रहे होंगे कि नंबर ऑफ मोल इन 180 ग्राम वाटर। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा मोलर मास आपको पता होना चाहिए। वाटर का मोलर मास कितना होता है 18। अब ये कैसे आता है आप सब जानते हो ना, कि एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 16। तो यहाँ पर 2 × 1 + 16 करते हैं, मतलब एटॉमिक मास को ऐड करते हैं तो मोलर मास आपको मिलता है। तो ये आ जाएगा, इसको आप m से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और स्मॉल w दिया है 180 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए आपके पास है गिवन वेट अपॉन मोलर मास। ठीक है, एटम है तो एटॉमिक मास होता है, तो यहाँ से आपको 10 मोल आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसी का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट ये है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज। 4 ऑप्शन है, 4 रिएक्शन लिखा है। इसमें पूछ रहा कौन सी रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर सेकंड है। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक बेटा स्पेसिफिक, एक स्पेशल कंडीशन में ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए H2Cl2 लाइट की प्रेजेंस में एक स्पेशल कंडीशन के केस में ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिप्रेजेंट करती है। और जीरो ऑर्डर के लिए जो हम लोग का रेट का एक्सप्रेशन है वो वहाँ पहले में भी देखा गया था। यहाँ ऐसे लिखेंगे, रेट बराबर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर एक्टिव मास H2 रेज टू पावर 0 इंटू एक्टिव मास Cl2 रेज टू पावर 0। तो यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट का एक्सप्रेशन ऐसे लिखा जाता है। अब हम लोग फर्स्ट के डी पार्ट में आते हैं। ये पूछ रहे हैं बेटा फार्मेलिन इज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ। फार्मेलिन क्या होता है, किसका एक्वस सोल्यूशन होता है। तो फार्मेलिन होता है बेटा फॉर्मल्डिहाइड का एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं लिखा भी है यहाँ पर फार्मेलिन। अब देखो बेटा
फॉर्मल्डिहाइड का एक्वस सोल्यूशन होता है। इसमें क्या क्या होता है इसको आप लिख लीजिएगा, और यदि शार्ट नोट्स में भी पूछता है 2 नंबर में तो वहाँ भी आपके लिए एप्लीकेबल है। तो 40% SCHO प्लस 8% CH3OH प्लस 52% H2O इज कॉल्ड फार्मेलिन। और इसका यूज क्या होता है? इट इज यूज्ड एज बायोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव फॉर स्पेसिमेन। जो बायोलॉजी के स्पेसिमेन रखे होते हैं ना बायोलॉजी लैब में, उस लिक्विड में फार्मेलिन होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बेटा ई पार्ट देखते हैं। द रेजेंट यूज टू प्रिपेयर एमीन फ्राम एमाइड। एमाइड से एमीन बनाने में किस रेजेंट का यूज करते हैं? तो आप सब यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिलेगा बेटा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, Br2/KOH। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ क्वेश्चन लिखा है द रिएजेंट यूज टू प्रिपेयर एमीन फ्राम एमाइड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग Br2KOH का यूज करते हैं। अच्छा, ये कौन सी रिएक्शन कहलाती है? ये रिएक्शन कहलाती है बेटा हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर एमाइड लिया गया है, Br2KOH से रिएक्शन कराया गया है, RNH2 एमीन बन रहा है। एमीन में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? NH2, और एमाइड में क्या होता है बेटा? CONH2। ठीक है, साथ में साइड प्रोडक्ट K2CO3 2KBr प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। अच्छा, इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है? ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो आप देख रहे हैं एमाइड जो लिया था, एमाइड लिया और आप में क्या बन गया? एमीन। तो आप यहाँ पर देखो जो एमाइड है और जो एमीन आपके पास बना है, इस एमीन में एक कार्बन कम होता है, एमाइड से एक कार्बन एमीन में कम होता है, इसको ध्यान देना है। तो 1 कार्बन लेस इन एमीन देन एमाइड। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आपको ध्यान देना है। अच्छा, यहाँ KOH की जगह पर आप NaOH भी ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन में यदि Br2 NaOH भी रखता है तब भी आप इसी रिएक्शन को बताएंगे, हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट पर देखते हैं। इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन 1 का ये कह रहे हैं बेटा ग्लूकोज और एल्डिहाइड रिएक्ट विद टॉलन रिएजेंट टू फॉर्म। जब ग्लूकोज या एल्डिहाइड टॉलन रिएजेंट से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास यहाँ रखा होगा ग्लूकोज और एल्डिहाइड रिएक्ट विद टॉलन रिएजेंट, तो इसमें आपके पास Ag बनता है। टॉलन एजेंट क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद को रिड्यूस करता है। देखिए इस रिएक्शन में आप सब, जैसे यहाँ पर आपने ग्लूकोज लिया, ये टॉलन एजेंट को रिएक्शन में आसान बनाने के लिए इस प्रकार से हम लिखते हैं। अब ये टॉलन एजेंट आपके पास क्या करेगा? इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ये CHOCOOH में बदल जाएगा और ये क्या बन जाएगा? ग्लूकोनिक एसिड। खुद किस में आ जाएगा बेटा? Ag में। तो टॉलन एजेंट जब एल्डिहाइड या ग्लूकोज से रिएक्ट करता है तो Ag बनता है। तो आपके पास ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट है ये है ए पार्ट हम लोग देखेंगे, और इसमें आपके पूछा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ये हम लोग देखते हैं। तो पहली बात, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को शॉर्ट में आप जान लीजिए CP से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख दिया गया है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या? एक लैटिन वर्ड्स को से आया है और लेगेर से आया है, जिसका मतलब टुगेदर और इसका मतलब टू बाइंड होता है। चलिए इस बात को यदि आप ध्यान रखेंगे तो अच्छी बात है। अब इसकी डिफिनीशन क्या है ये देख लो। Those physical property of a solution which depend upon the relative number of particle of solute and do not depend on nature of solute particle is called colligative properties। मेन बात यहाँ से हम जो कंक्लूजन निकाल रहे हैं वो ब्रैकेट में लिखा है, और ब्रैकेट वाली बात आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सैल्यूट पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सैल्यूट पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, वो ज़्यादा होगी, ऐसा मानकर चलें। आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरह की होती है, चारों के नाम लिख दीजिए। पहला आपके पास होता है बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसे डेल्टा TB से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड हमारे पास आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे डेल्टा TF से रिप्रेजेंट करते हैं।
नेक्स्ट आपके पास आता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, जिसे RLVP से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे PRY से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझना चाहिए। अब हम लोग आते हैं बेटा सेकंड के बी पार्ट पर। सेकंड के बी पार्ट ही देखो सॉल्यूशन से ही है और यहाँ पर मेल कर रखा गया है। आप देखिए, हम लोग इसको पहले पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरॉल। आपको ग्लिसरॉल का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है इन 30% बाई वेट ऑफ एक्वस ग्लिसरॉल सॉल्यूशन। एक ग्लिसरॉल का फार्मूला है। अच्छा, ग्लिसरॉल का फार्मूला बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चे ऐसे भी लिखते हैं। देखो CH2OH CHOH ना CH2OH। जब इससे आप निकालोगे तो आपको 3 कार्बन मिलने वाले हैं बेटा, 8 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन मिलने वाले हैं। तो ये ग्लिसरॉल का फार्मूला है। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए तो 30% वेट बाय वेट ग्लिसरॉल सॉल्यूशन का मतलब मीन्स क्या है? 30 ग्राम ग्लिसरॉल प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 30 ग्राम क्या है? ग्लिसरॉल है। तो बाकी क्या होगा? 70 ग्राम वाटर होगा, ठीक है। तो हमें पहले मोल निकालना पड़ेगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोल निकालना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। और मोल निकालने के लिए आपको मोलर मास पता होना चाहिए। तो मोलर मास पहले निकाल लिया करिए आप, ठीक है। जैसे मोलर मास आप C3H8O3 92। अब 92 ये कैसे आया होगा? जैसे आपने एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? 12, तो 3 कार्बन है। ऐसे 1 × 8 हाइड्रोजन का एक होता और 16 × 3। ये करने पर आपके पास 92 आता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। ऐसे मोलर मास ऑफ वाटर, यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो यहाँ पर 2 है प्लस 16 ऑक्सीजन का 16 होता है, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 18। तो अब मोलर मास आप एटॉमिक मास को ऐड करके मोलर मास मिलता है। तो ये मिल जाएगा हमारे पास। अब मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेंगे ना, स्मॉल एन इंक्लूड क्या? वेट अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पर आपके पास वाटर कितना है? 70 ना। वाटर आपके पास 70 मिल रहा है, तो 70/18 3.8 मोल आ जाएगा। ऐसे ही आप ग्लिसरॉल के केस में देख लेंगे तो यहाँ पर आपको 0.32 मोल आ जाएगा। अच्छा, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या होता है? जिसका मोल हमें निकालना है उसके मोल के नंबर ऑफ मोल ऊपर रखेंगे अपान टोटल नंबर ऑफ मोल रखेंगे। तो वही मैं यहाँ क्या हूँ, देखो मोल फ्रैक्शन का साइन है। मोल फ्रैक्शन आप ग्लिसरॉल निकालने के लिए मोल्स किसके होने चाहिए? ग्लिसरॉल के, अपान मोल्स किसके होने चाहिए? ग्लिसरॉल के, प्लस किसके होने चाहिए? वाटर के। तो मैं यहीं पर किया हूँ। आपके पास ये मोल्स ग्लिसरॉल वाले हैं और यहाँ पर मोल्स ग्लिसरॉल प्लस वाटर दोनों के हैं। इसको ऐड कर लीजिए। यहाँ पर ऐड करने पर ये वैल्यू आ रही है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ग्लिसरॉल का आने वाला है 0.0776, ठीक है। और हम लोग ये जानते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू आ गया आपके पास मोल फ्रैक्शन, और ये भी एक नोट लिख लीजिएगा कि जो सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनका मोल फ्रैक्शन 1 होता है। तो देखिए Ka प्लस Kb इक्वल टू 1। यदि आपने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया है ग्लिसरॉल का, तो आपको यदि वाटर का निकालना हो तो इतने में से इतना माइनस कर देंगे तो आपके पास वाटर का भी मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, ठीक। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर C में चलते हैं। C में देखते हैं बेटा क्या कह रहे हैं। और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है और पढ़ लेते हैं। द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी यहाँ पूछ रहे हैं फॉर दी फॉलोइंग रिएक्शन। ये डैनियल सेल का बिल्कुल यहाँ पर कॉपी कर लिया, वही रिएक्शन सेम है जो डैनियल सेल में हम लोग पढ़ते हैं। तो डैनियल सेल में इन्होंने क्या दिया है उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर दिए हैं, गिवन है E0 1.1 वोल्ट, ठीक है। और रिएक्शन मैंने लिख लिया। अब रिएक्शन में देखेंगे तो हम लोग चेंज कितने का आ रहा, मतलब बेटा जिंक जा रहा जिंक 2+ में, तो 2 का चेंज आ रहा कि नहीं। और
2 प्लस ये 0 में जा रहा है, यहाँ भी 2 का चेंज है, मतलब कि चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन, मतलब 2 आने वाला है। तो यहाँ पर मैं n की वैल्यू 2 लिखूँगा। देखो यहाँ पर 2 लिखा होगा। क्यों 2 लिखा है? क्योंकि इसमें चेंज कितने का आ रहा है? 2 का। तो गिब्स फ्री एनर्जी का फार्मूला है डेल्टा जी नाट बराबर माइनस एन एफ ई नाट सेल। तो आपके पास ई नाट सेल तो दिया है 1.1 वोल्ट, एन आपने रिएक्शन से पता कर लिया 2 है, और एफ की वैल्यू होती है क्या बेटा? 96,500 कूलाम। बस इस फार्मूले में आप सारे डाटा को रख देंगे। आपके पास देखेंगे तो यहाँ -2 इंटू 96,500 इंटू 1.1, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आता है -212,300 जूल आ जाता है, और इसको हम लोग किलो जूल में चेंज करके ये आंसर दोनों आपका करेक्ट है। तो ऐसे यहाँ पर जब स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालना होगा तो आपको इस फार्मूला का ध्यान रखना होगा। चलिए हम लोग आते हैं अब सेकंड पार्ट इसका, मतलब डी पार्ट में आते हैं। तो डी पार्ट में एक डिफिनेशन पूछ लिए हैं कि इसमें आप ये बताइए कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी देखिए लैम्डा नॉट m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर लिखा है बेटा, इस लैंग्वेज को देख लो, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मतलब ये है जब सॉल्यूशन को आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दो तो जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसी को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। अच्छा, इसका दूसरी तरीके से देख लो कैसे लिखा है। यहाँ पर दूसरी तरह से ये लिखा है कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अप्रोचेज 0, जब इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन 0 की तरफ जाता है, 0 हो जाता है, द मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। वही बात यहाँ पर भी कहा है। अच्छा, नोट में मैंने लिखा है व्हेन कंसंट्रेशन, देखो 0, जब कंसंट्रेशन 0 हो जाए और डाइल्यूशन आप इनफाइनाइट कर दो, अनंत डाइल्यूट कर दो, तो फिर आपके पास ये जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, तो अब हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 आपका भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन्होंने पूछ लिया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। व्हेन ए मेटल प्लेट इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन, देन पोटेंशियल इज डेवलप्ड बिटवीन मेटल प्लेट एंड सॉल्यूशन। मेटल प्लेट और सॉल्यूशन के बीच क्या होता है, एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। एंड द मेटल प्लेट एक्वायर्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, दिस डेवलप पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हम लोगों के पास ये जो बात कह रहे हैं कि मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन ले लो। सॉल्यूशन मान लो आप लेते हो बेटा जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का यहाँ पर आपने सॉल्यूशन लिया, तो इसमें जो मेटल की प्लेट डालोगे ना वो जिंक का ही होना चाहिए, जिंक की रॉड आप समझ लो। अच्छा, जैसे आप इसमें डालोगे ना तो ये जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन और ये प्लेट रॉड, इसके बीच में एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। अब इस पोटेंशियल के क्रिएट होने से इस मेटल के प्लेट पर या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा या तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस मेटल रॉड और सॉल्यूशन के बीच जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा कि जिसका इलेक्ट्रोलाइट हो उसी की रॉड हो। यदि आपने कहीं पर इसमें कॉपर की रॉड डाल दिया तो फिर वो सेल बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के केस में जिसका सॉल्यूशन हो उसी की रॉड हो। यही तो कह रहा है कि व्हेन ये मेटल प्लेट इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन, उसके स्वयं के आयन में उसे डिप करना है। ठीक है, इस पॉइंट को जरूर ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आपके पास देखेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है बेटा, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इतना सफिशियंट है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड और मेटल, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन इन सॉल्यूशन, प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन। ठीक है, और एक बात हम लोग जान लें, क्योंकि आगे मान लो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ लिया तो क्या करेंगे। तो नोट है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीशीज इन्वॉल्व इन हाफ सेल रिएक्शन इज यूनिटी, ये सारे कंसंट्रेशन को यूनिटी कर दिया जाए तो जो आपने अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा है
उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देंगे। ई नॉट क्या है यहाँ पर, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब सोल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर हो जाए, आप टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस कर लो और प्रेशर आप यहाँ पर क्या कर लो 1 atm कर लो, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही आप क्या बोलोगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो हम लोग ये थर्ड का 1 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग बी पर आते हैं और बी में जैसे आएंगे आप देखेंगे तो ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही रिलेटेड है और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज टॉपिक का है क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यहाँ पर यूज करते हैं। और आप जब देख रहे होंगे यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर दाहिनी तरफ एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाया हूँ, मतलब जितने एलिमेंट इसमें यूज हैं उसी को एडजस्ट मैं किया हूँ। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन रखा है, हाइड्रोजन के ऊपर मैंने जिंक, उसके ऊपर मैग्नीशियम रखा है, हाइड्रोजन के नीचे क्या है, कापर है और Ag है। अच्छा, इसके सामने मैंने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू लिखा है। अब आप देखोगे तो हाइड्रोजन का अपनी स्वेच्छा से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 माना जाता है। अब यहाँ से 0 से देखिए इसका थोड़ा सा रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका और ज़्यादा है, इसका देखिए कम है और उसका और कम है। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम होता है वो बहुत रिएक्टिव होता है और वो क्या करता है, सॉल्यूशन से सबको हटाने की कोशिश करता है और हटा भी देता है। तो चलिए देखते हैं आपके पास 4 में से कौन 2 ऐसे हैं, मतलब कौन ऐसे हैं जो एसिड से हाइड्रोजन रिलीज कर देंगे। तो हाइड्रोजन से एसिड से हाइड्रोजन वही निकाल पाएगा जो इससे ऊपर रखा है। आप ये कह सकते हैं जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम होगा वो एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो हमने कहा कि मैग्नीशियम और जिंक एसिड से हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा। अब क्यों करेगा उसकी कहानी आप यहाँ देखिए। मैग्नीशियम जिंक प्रेजेंट एबव हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हाँ मैंने यहाँ पर दिखा दिया। कापर Ag बिलो हाइड्रोजन, ठीक है, कापर Ag नीचे है इसके। मैग्नीशियम जिंक मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हाँ इसकी बात हो गई। रिएक्ट विद एसिड रिलीज हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस ये रिलीज करेगा और इसका रिएक्शन आप लिख लो, जैसे MgHCl से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ZnH2SO4 से करोगे बेटा तो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर जा रहा है। तो ये आपके पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है, ये कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है। कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ये बता रहे हैं। तो देखो, द नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम, लिगेंड के डोनर एटम जो होते हैं उनकी संख्या जो होती है, टू व्हिच द मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड, जिससे मेटल सीधे बंधा होता है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। अच्छा, हमारे कहने का मतलब ये है ना, आपके पास मान लो ये बेटा मेटल है और ये आपके पास लिगेंड है, तो ये लिगेंड मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। अब ये जो लिगेंड होते हैं ना, इसके क्या होते हैं, डोनर एटम कितने हैं, मान लो ये लिगेंड के साथ 4 डोनर एटम के साथ बॉन्ड बना रहा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 4। ठीक, तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉम्प्लेक्स लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास NiNH3 का होल 4 में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 किया, क्योंकि नाइट्रोजन ही डोनर एटम है और 4 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो मैं ये समराइज करना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लिगेंड और मेटल के बीच में जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं वही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। तो जब मोनोडेंटेट होगा तो जितने लिगेंड होंगे उतना कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक। तो इस केस में मोनोडेंटेट की बात कर रहा हूँ। जैसे आपने यहाँ पर देखा बेटा K4FeCN का होल 6, मुझे ब्रैकेट के अंदर का मामला रखना है, ये लिगेंड होता है, ठीक, इससे हमें नहीं मतलब है, काउंटर आयन है, तो यही तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा इस मेटल के साथ। चलो देखते हैं, यहाँ पर 6 है ना लिगेंड, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। अब आपके पास यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बनाकर दिखा रहा हूँ, आप इधर देख रहे होंगे, तो यहाँ पर 6 साइनाइड, इसके साथ बेटा 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं ना, तो ये जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा ना वही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। अच्छा, एक केस ऐसा ले लेते हैं जो नॉमेनक्लेचर में बहुत यूज होता है आप सब में, जैसे आपने एक कॉम्प्लेक्स आ गया COEN का होल थ्राइस। अब यहाँ पर देखोगे तो लिगेंड आपको 3 नज़र आएगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है। तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि एक EN 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर वही होता है कि मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए हैं। तो EN क्या है बेटा, एक बाइडेंटेड लिगेंड है, और EN का फार्मूला हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं
CH2NH2 CH2NH2, इसका नाम एथाइलिन डाइअमीन है। तो देखोगे एक एन इसके बराबर है और ये कितने कोऑर्डिनेट बांड बनाएगा 2, तो 3 एन कितने बनाएंगे बेटा 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास ऐसे। अब हम आते हैं इसके लास्ट ऑप्शनल को लास्ट पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 3 के, और ये आपके पास बायोमॉलिक्यूल से रिलेटेड है क्वेश्चन। आपके पास यहाँ पर बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं, वहाँ ग्लूकोज डिटेल में पढ़ा जाता है। तो ये क्या कह रहे हैं, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ हाइड्रोक्सिल एमीन ब्रोमीन वाटर। तो हाइड्रोक्सिल एमीन का फार्मूला भी आपके पास है NH2OH, ये हाइड्रोक्सिल एमीन है, ये ग्लूकोज है। अच्छा यहाँ पर जाते हैं जब ना, तो देखो यहाँ से H2 निकलेगा, यहाँ से H2 और यहाँ से O, तो क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा ना, ये H2 ये ऑक्सीजन, तो यहाँ पर आपके पास वाटर बाहर चला गया। अच्छा यहाँ बचा CH बचा ना, तो ये जाएगा N, इसी के साथ बांड बनाएगा और OH उसके साथ रहेगा, तो ये बन जाएगा ना, इसी को ऑक्जाइम ऑफ ग्लूकोज बोला जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको इसे पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए लिख लिख करके, तब रिएक्शन आपको भूलेगा नहीं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ ब्रोमीन वाटर। ठीक है, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराना है। अब ब्रोमीन वाटर भी क्या बेटा, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में चेंज कर देता है। ग्लूकोज को किस में चेंज कर देता है, ग्लूकोनिक एसिड में। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर, तो ये मैंने क्या और ये क्या रिएक्शन बताता है, ये प्रूव करता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ग्लूकोज में ना, तो वो एल्डिहाइड के फॉर्म में होता है। यदि ऐसा पूछता है तो भी आपको ये रिएक्शन लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसका कंप्लीट रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। आपके पास यहाँ पर आने वाला है, ये देखिए ग्लूकोज का फार्मूला लिख दिया गया CHOH। ठीक है, 6 कार्बन आपके पास है, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराया तो ये CH2COOH में बदल गया, तो ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, तो आपके पास ये क्या बन जाता है बेटा, ग्लूकोनिक एसिड। क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन हो गया, इसको आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं और इस चैनल को देखते रहिए, आप नोट्स बनाते रहिए, बोर्ड एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलने वाला है। ठीक है, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बेटा सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 12 कंसार्ड सेट नंबर 3 हम लोग देखेंगे। रिमेनिंग पार्ट जो है क्वेश्चन का आप देख रहे होंगे यहाँ पर। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया आंसर में आप देखिए। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास यहाँ पर 4 जो है, ये कह रहा है कि राइट नर्नेस्ट इक्वेशन एंड इट्स वन एप्लीकेशन इन केमिकल सेल। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं बेटा नर्नेस्ट इक्वेशन क्या बताता है। तो नर्नेस्ट इक्वेशन पहले क्या कहता है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। आप देख रहे होंगे यहाँ पर नर्नेस्ट इक्वेशन लिखा हुआ है। इट टेल्स अबाउट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ एनी इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये क्या बताता है बेटा, रिलेशन बताता है। ये आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर, ये आपके पास रिएक्शन कोएफिशिएंट जो है ये है Q। तो हम लोग पढ़ लेते हैं इनका जो इक्वेशन है, E=E0 -2.303 अपॉन NF RT log Q/10। ठीक है, ये आपके पास है। अच्छा, जो उसके बाद इसका दूसरा इक्वेशन कैसे बनता है देखो, E=E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन N log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बेस 10। ठीक है, तो ये जो एक्टिव लिखा मतलब इस ब्रैकेट में लिखा है, ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा, ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा। अच्छा, यहाँ पर क्या है आपके पास
यहाँ बेटा वेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस इन बैलेंस्ड इक्वेशन, ये तो इसके लिए बैलेंस्ड इक्वेशन की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ये आप जब यहाँ पर रखते हो तो वैल्यू कैसे आता है, ये 0.0591, ये हम लोग यहाँ थोड़ा सा देख सकते हैं। और इसमें केवल इक्वेशन पूछा है तो डिराइव करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है बेटा। जैसे ये आपके पास इक्वेशन है, ठीक है, E इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग Q बेस 10, ठीक है। तो अब देखिए E यहाँ पर क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। R क्या है बेटा, गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू इतना लिया गया है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अच्छा, T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन 298। और यहाँ पर F जो है ना, ये क्या है, फैराडे कांस्टेंट 96,500 कूलम पर मोल। N क्या है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट इन बैलेंस्ड इक्वेशन। अच्छा, जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये इतने की वैल्यू, ठीक है, 2.303, ये आप देखोगे 2.303 इंटू आर इंटू टी अपॉन एफ, ये इतने की वैल्यू जब हम वहाँ रख रहे हैं, देखो ये आपके पास है 2.303 इंटू आर की वैल्यू इंटू टी टेम्परेचर अपॉन एफ। जब इसको पुट रफ सॉल्व किया जाता है तो आपके पास आता है 0.0591, ठीक है। तो इसी वैल्यू को यहाँ पर डायरेक्ट इक्वेशन में लिख दिया गया है, आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक। तो आपके पास ये आ जाएगा। अच्छा, इसमें बैलेंस इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर Q जो है ना, रिएक्शन कोएफिशिएंट है, इसकी जगह पर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आएगा। चलो ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। कैलकुलेट ऑफ EMF ऑफ सेल या ई सेल कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए, ठीक है, तो इसका यूज किया जाता है। तो जैसे आपके पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया, जिंक, ठीक है, कॉपर प्लस 2 एक्वस, ये सॉलिड है। ये जिंक 2 प्लस एक्वस कॉपर सॉलिड में जा रहा है, N इक्वल टू यहाँ पर बेटा 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। देखेंगे ना, जैसे ये जिंक जा रहा है किस में, जिंक प्लस 2 में, तो 2 का चेंज आ रहा है कि नहीं, और यहाँ पर कितने, 2 का। तो N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस इन इक्वेशन। तो 2 का गेन हो रहा है, 2 का लॉस हो रहा है, लेकिन एक ही का आपको लेना, मतलब कितने का चेंज हो रहा है। तो मैं इसके लिए नर्नेस्ट इक्वेशन कैसे लिखूंगा, देखो मैंने क्या कहा, ई सेल बराबर आपके पास क्या था, यहाँ नर्नेस्ट इक्वेशन ई सेल इक्वल टू था ही ना 0.059 अपान, तो मैंने उसी को ऐसे लिख दिया है 0.0591 अपान 2। अच्छा, 2 यहाँ क्या आ गया, N आ गया, N की वैल्यू 2 आ गई कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन कितना हो रहा है, 2 लॉग। अच्छा, यहाँ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या है बेटा, जिंक 2 प्लस एक्वस, और आपके पास यहाँ पर रिएक्टेंट में क्या है, कॉपर 2 प्लस एक्वस। तो मैंने यहाँ रिएक्टेंट वाला लिखा, यहाँ पर प्रोडक्ट। जब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में सॉलिड कोई चीज़ होता है तो उसके कंसंट्रेशन को नहीं लिखते हैं, ठीक है, उसको यूनिटी मान लिया जाता है। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप 1 मान सकते हैं, यहाँ भी 1 मान सकते हैं, ठीक। तो जो आयन के फॉर्म में होता है उसी को आप लिखिए, ठीक। यदि आपके पास मान लो बेटा 2 आयन होता तो दोनों का आप कंसंट्रेशन यहाँ नीचे लिखते, ठीक है। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन यहाँ पर बन जाती है, तो आप देखिएगा यहाँ पर इक्वेशन आपके पास जो बनती है, ये जनरल सी इक्वेशन, इसके लिए नर्नेस्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ये देखिए ना, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान N लॉग। अब यहाँ पर देखो क्या प्रोडक्ट है कि नहीं, एक्टिव मास C और रेज टू पावर C, इसका कॉफिशिएंट, जैसे जो बैलेंस करने में जो नंबर आप लिखते हो ना, उसी को पावर में लिखना, और D यहाँ पर आ जाएगा। ये तो आपका प्रोडक्ट का पार्ट हो गया, जब दोनों आयन के फॉर्म में हो तो ऐसा लिख लो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट है, अच्छा इसी को आप मॉडिफाइड कर दिए हैं ना, तो यहाँ पर ये पूरा पार्ट क्या है बताओ, प्रोडक्ट का है, ये पार्ट क्या है, रिएक्टेंट का। तो मैं
यहाँ पर क्यू की जगह पर ये पार्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। ये क्यू है, रिएक्शन क्वेश्चन जिसे बोलता है। तो चलिए इसको हम लोग समाप्त किए। हालांकि उस समझाने के लिए पेज था, आप अपने पेपर में एपी बोर्ड के एग्ज़ाम में इतना मैटर लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए जितना हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसको आप नोट करके, इतना मैटर सफिशियंट है। ये कैसे आता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने पेज लाया था, ठीक है। चलिए दूसरी बात, ये क्या करते हैं, फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन को बताते हैं कि कोई सेल रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, उसकी फिजिबिलिटी को बताते हैं। तो चलिए फिजिबल रिएक्शन के लिए, पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के लिए जो अपने आप से रिएक्शन होता है, उसके लिए डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए और ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए, तब वो रिएक्शन होगा। और एक लास्ट में नोट लिखा है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में ई सेल कैलकुलेट करने के लिए नेक्स्ट इक्वेशन का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में इन्होंने बेटा सॉलिड का क्लासिफिकेशन पूछ लिया है, ठीक है। तो लिखा है व्हाट आर सॉलिड सॉल्यूशन, क्लासिफाई देम। ये जो सॉलिड सॉल्यूशन है ना, ये टर्म जनरली यूज किया जाता है मेटल के लिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। आप देखते हो यहाँ पर सॉलिड सॉल्यूशन टर्म फॉर मेटल जनरली आप जानते हैं ना, सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन होता है। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन आप उसे बोल देते हैं जनरली जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, सॉलिड हो, ठीक है। तो यहाँ पर इन सॉलिड सॉल्यूशन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। और सॉलिड सॉल्यूशन टर्म यूज फॉर जनरली किसके लिए यूज होता है, मेटल के लिए। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास ये आता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आपके पास ये एनसीईआरटी में मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन्होंने कहा क्लासीफाई देम ना, तो इसको क्लासीफाई करने के लिए आप इतना लिख दीजिए। देखिए मैंने कहा ना कि आपके पास, हालांकि अब यहाँ पर सॉल्यूट तो लिक्विड भी हो सकता है, लेकिन जो सॉलिड सॉल्यूशन का नाम इस बेस पर दिया गया है वो जनरलाइज ऊपर किया गया है। सॉल्वेंट जिसका होगा उसी के नाम पर उस सॉल्यूशन का नाम पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने कहा सॉलिड सॉल्यूशन, एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट। अच्छा गैस होगा और सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड, तभी सॉलिड सॉल्यूशन बोलोगे, इसी सॉल्वेंट के बेस पर ही बोलोगे। अच्छा सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, हाइड्रोजन गैस है, पैलेडियम सॉलिड है ना, तो पैलेडियम की सरफेस पर हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास बेटा लिक्विड सॉलिड आएगा, फिर से ये देख रहे हैं। तो अमलगम आप मरकरी विथ सॉलिड, ठीक है। अमलगम मरकरी होता है ना, तो उसका अमलगम सॉलिड के साथ। सॉलिड सॉलिड जैसे कापर डिजॉल्व इन गोल्ड, गोल्ड में मिला दिया जाता है कापर वगैरह, तो आपके पास ये हो जाएगा। और अच्छा सोल्यूशन की जनरली आप फार्मूला जानते हो ना, इस सोल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर अप टू आर मोर प्योर सब्सटेंस। नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, सी पार्ट है आपके पास। और यहाँ पर देखो बेटा काफ़ी अच्छा यहाँ पर आया है कि आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन में कैसे डिटर्मिनेट करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है। और इसका केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आप हिंसबर्ग रिएजेंट पढ़ते होंगे और एनसीईआरटी में भी है, ठीक है, एनसीईआरटी में भी ये है। तो लिखा हुआ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन आइडेंटिफाई बाय हिंसबर्ग रिएजेंट। तो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, आप जानते हैं कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हिंसबर्ग रिएजेंट बोला जाता है, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को क्या बोला जाता है, हिंसबर्ग रिएजेंट। जैसा आपके पास यहाँ पर देख रहे होंगे, तो ये मैं लिखा हूँ हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब ये कैसे यूज करेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन के आइडेंटिफिकेशन में, तो चलिए उसको देखते हैं। आपके पास यहाँ देखेंगे बेटा, तो द रिएक्शन ऑफ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड विथ प्राइमरी एमीन गिव एन एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड, एन एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड देता है। अब मैं देखो इसको लिख दिया हूँ, ठीक है, यही है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट। अच्छा ये प्राइमरी एमीन है, प्राइमरी एमीन इसका नाम जानते हो C2H5NH2 NH2 है, ठीक है।
2 हाइड्रोजन है, प्राइमरी अमीन है। इसको लिखने का तरीका ऐसे कर दिया गया, यहाँ से H, यहाँ से Cl निकाल दिया मैंने, देखिएगा निकाल दिया। अब इसी को दोनों को जोड़ दूंगा, HCl को बाहर करके सल्फर के साथ नाइट्रोजन को जोड़ने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने ऐसा ही कर दिया, HCl बाहर चला गया। अब इसका जो नाम है ना, ये N आप समझो, N ये क्या है, एथिल, N एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। और ये क्या होता है बेटा, सॉल्युबल इन एल्कली, KOH में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ठीक है, क्यों होता है आपके पास ये, KOH तो बेस है ना, क्योंकि जो हाइड्रोजन है, जो नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन है, एसिडिक होता है, इसीलिए ये सॉल्युबल होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि हिंसबर्ग रिएजेंट प्राइमरी अमीन से रिएक्ट करके सल्फोनामाइड बनाता है, जो एल्कली में सॉल्युबल होता है। सेकंड देखते हैं हम लोग, सेकेंडरी अमीन की क्या कहानी है। सेकेंडरी अमीन में जब आप देखोगे तो यहाँ पर अब नाइट्रोजन से एक ही हाइड्रोजन लगा है ना, और 2 हमने C2H5 लगा दिया, सेकेंडरी अमीन बन गया। फिर ये आप वही कहानी कर रहे हो, हिंसबर्ग रिएजेंट से Cl और इसका H निकाल रहे हैं, फिर इसके बीच नाइट्रोजन सल्फर के बीच यहाँ बांड बनने वाला है, और बना दिया आपने बांड, बाकी को ऐसे लिख लेंगे। अब देखो ये N है ना, ये N एथिल, मतलब N ये भी 2 बार एथिल है ना, तो N कामा N डाई एथिल, ठीक है, ये हो जाएगा बेंजीन सल्फोनामाइड। अब ये इनसॉल्युबल इन एल्कली, ये एल्कली में सॉल्युबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अब यहाँ देखो नाइट्रोजन से कोई हाइड्रोजन नहीं है एसिडिक जो ये बेस में सॉल्युबल हो जाए। तो सेकेंडरी अमीन जो सल्फोनामाइड बनाएगा वो एल्कली में सॉल्युबल नहीं होगा, जो प्राइमरी बनाएगा वो एल्कली में सॉल्युबल होगा। तो इससे आप प्राइमरी सेकेंडरी को डिफ्रेंशिएट कर लिए। अब हिंसबर्ग रिएजेंट देखिए टर्सरी अमीन के साथ क्या करता है, तो हिंसबर्ग रिएजेंट जो है वो टर्सरी अमीन के साथ बेटा रिएक्शन ही नहीं करता है। तो इस प्रकार से हो गया ना, दिस हिंसबर्ग यूज्ड फॉर डिस्टिंक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन। तो हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट का उपयोग करके प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। प्राइमरी अमीन उसके साथ क्या करता है, सल्फोनामाइड जो बनाएगा वो सॉल्युबल होगा एल्कली में, सेकेंडरी अमीन जो सल्फोनामाइड बनाएगा वो एल्कली में सॉल्युबल नहीं होगा। टर्सरी अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर D का है। ठीक है, 4th का D पार्ट अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। ये तो बच्चे जानते हैं, DNA RNA के 2-4 पॉइंट जनरली तो आप सभी लोग जानते हैं। 3 नंबर का आ गया है, तो 3 नंबर आप यहाँ से ले लीजिए। देखिए मैं एक तरफ लिखा हूँ DNA, एक तरफ RNA। DNA का नाम क्या होता है बेटा, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। RNA का राइबोन्यूक्लिक एसिड। अच्छा, जो राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है DNA में वो डिऑक्सी राइबोज होती है ना, और इसका फार्मूला C5H10O4। इसमें राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है C5H10O5, मतलब एक ऑक्सीजन यहाँ ज़्यादा है, एक ऑक्सीजन यहाँ कम है, पॉइंट बी नोटेड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आप देखोगे तो इसमें DNA क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है जिसमें लॉन्ग चेन न्यूक्लियोटाइड होता है। RNA सिंगल स्टैंडर्ड होता है जिसमें शॉर्ट चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है। अच्छा, DNA सेल्फ रिप्लिकेटिंग का काम करता है, जबकि RNA में ऐसा नहीं होता है। आप उसके बाद देखेंगे, हाँ बेस जो ये आपके ऑप्शन में भी पूछा जाता है, एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन बेस प्रेजेंट इन DNA, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन यूरासिल बेस प्रेजेंट इन RNA। आप देख रहे होंगे एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन 3 तो कॉमन है, बट यहाँ पर थाइमिन है, यहाँ पर यूरासिल है। ठीक है, ये डिफरेंस है। अच्छा, जो आप कहते हो ना कि ये डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका नाम क्यों पड़ा है ना, तो देखो ये जो DNA में राइबोज शुगर होती है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी दूसरे कार्बन पर देखोगे तो ऑक्सीजन नहीं है, मतलब डी ऑक्सीजन, मतलब डिहाइड्रेशन का मतलब पानी की कमी, और डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन की कमी, तो यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। और ये कार्बन यहाँ बीटा है, तो ये ले रहे हैं बीटा D2, मतलब ये 2 है ना, डीऑक्सी मतलब दूसरे पर ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सी राइबोज। ठीक,
और इसमें क्या होता है बेटा, इसमें राइबोज होता है, देखो बीटा डी राइबोज, क्योंकि दूसरे पर इसमें ऑक्सीजन है इसीलिए इसके फार्मूले में देखो एक ऑक्सीजन ज़्यादा है ना, और इसके फार्मूले में एक ऑक्सीजन कम है, यहाँ देखोगे। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है यहाँ पर, एक्सप्लेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एस्टेब्लिश ए रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो आपके क्या पास यहाँ हेडिंग आया, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सेट में लगभग इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो आप देखिए क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो प्रेशर अप्लाइड ऑन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड, ये कंसंट्रेटेड है सॉल्यूशन साइड, फॉर स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब ऑस्मोसिस को रोकने के लिए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड की तरफ बाहर से जो हम लोग प्रेशर लगाते हैं उसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं फिगर के द्वारा। पहले थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं बेटा, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये कंसंट्रेटेड है, यहाँ बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, देखो मैंने ऐसे किया है ना। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर जा रहे हैं, देखो कंसंट्रेटेड की तरफ जा रहे हैं, तो इसको ऑस्मोसिस बोला जाता है। ठीक, लेकिन हमसे पूछे ऑस्मोटिक प्रेशर तो क्या करेंगे हम, तो अब ये जो देखो डाइल्यूट से इधर जो जा रहा था ना, तो अब इस कंसंट्रेटेड की तरफ से बाहर से प्रेशर लगा दिया गया जिससे इसके पार्टिकल अब इधर ना आ पाए। तो यही ऑस्मोसिस जो हो रहा था ना, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए बाहर से लगाया गया प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। चलिए अब रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो चलिए अकॉर्डिंग टू गैस इक्वेशन का हम हेल्प लेते हैं। यहाँ पर गैस इक्वेशन आपके पास है बेटा, PV इक्वल टू nRT। अच्छा, आप यहाँ पर प्रेशर को पाई से आप रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो हम लिख सकते हैं पाई V इक्वल टू nRT। ठीक है, यहाँ पाई ले आया। ठीक, अच्छा आप ये जानते हो बेटा कि मोल कैसे निकाला जाता है, वेट अपॉन मोलर मास, एटम होगा तो एटॉमिक मास। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ गई, W/m। चलो n की वैल्यू यहाँ रख दिया, पाई बराबर क्या हो जाएगा, W/m RT। ओके, आप देख रहे होंगे जब हम लोग V को इधर ले आए तो यहाँ पाई बचता है, तो ऐसा फार्मूला W/RT/m/V ये मिल जाएगा। तो मेरे और इसके बाद आप यहाँ एक इसको और यहाँ पर हम इस पहले ही फार्मूले को ऐसे रख सकते थे, ये पाई बराबर क्या होता है बेटा, n/V RT। अच्छा, n/V किसके बराबर मैंने कर दिया, मोलरिटी, और इसको C से रिलेट कर दिया कंसंट्रेशन। अच्छा, मोलरिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही तो होता है। तो क्या इसकी जगह पर m लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अच्छा, m की जगह पर मैं क्या लिखता हूँ, C, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म है। तो मेरा ये जो फार्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पाई इक्वल टू CRT। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन रिलेशन यहाँ पर मोलर मास और ऑस्मोटिक प्रेशर से पूछा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इस फार्मूले से। तो क्या क्या है यहाँ पर देखते हैं, वेयर पाई बेटा क्या ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, m क्या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट स्मॉल w क्या वेट ऑफ सॉल्यूट, r को उन्होंने यस से भी आप इक्वेट कर सकते हो। जैसे यहाँ गैस कांस्टेंट है तो सोल्यूशन पढ़ रहे हो तो यहाँ यस लिख सकते हो सोल्यूशन कांस्टेंट। तो गैस कांस्टेंट ऑब्लिक सोल्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या यहाँ पर आने वाली है, 0.0821 लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और T यहाँ पर क्या बेटा टेम्परेचर। तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यही पूछे हैं कि क्या रिलेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर और मोलर मास में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 के बी पार्ट पर पहुँचते हैं। बी पार्ट में यहाँ पर पूछ लिए इंस्टेंटेनियस रेट और उसका एवरेज रेट में क्या डिफरेंस है ये बताना हम लोगों को है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे क्वेश्चन ये, ठीक, एक्सप्लेन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड डिस्क्राइब 2 फैक्टर व्हिच अफेक्ट देम। ये 4 नंबर का है, 2 नंबर का है। तो मैटर आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट को आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा,
RAB से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी डिफिनेशन पढ़ लो। द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, ठीक है, ओवर ए स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम होता है, एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल होता है। तो यहाँ पर इसका फार्मूला जो आ रहा है RAB, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल इन्वॉल्व इन द चेंज। तो आपके पास यहाँ पर एक रिएक्शन ले लो, आपके पास जैसे यहाँ पर है बेटा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो एवरेज रेट कैसे लिखा जाएगा, तो RAB बराबर माइनस डेल्टा एक्टिव मास R अपॉन डेल्टा T, ठीक है। ये माइनस है क्योंकि रिएक्टेंट कम हो रहा है, प्रोडक्ट बनेगा जैसे जैसे समय टाइम बीतेगा, और प्लस डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो यहाँ पर एवरेज रेट को इस डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और इसके लिए जो एक्सप्रेशन आता है बेटा RAB बराबर डेल्टा X अपॉन डेल्टा T, ये कैसे होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन X2 माइनस X1, ठीक है। यहाँ पर T2 माइनस T1। अच्छा, ये डेल्टा का मतलब यहाँ लार्ज चेंज, ठीक है, लार्ज यहाँ पर चेंज होने वाला है। तो अब ये समझिए कि एवरेज में आप डेल्टा का यूज करेंगे। इंस्टेंटेनियस में हम लोग देखते हैं क्या यूज करते हैं। इंस्टेंटेनियस वाला जो मामला आपके पास ये देख रहे होगे, तो R इंस्टेंटेनियस मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है, R इंस्टेंटेनियस जो लिखा है, तो इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं, ठीक। द रेट चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट ओवर ए स्मॉल टाइम इंटरवल, मतलब तुरंत, मतलब जो टाइम इंटरवल बहुत कम होना चाहिए, ठीक है, हर एक पॉइंट पर आप निकाल सको इंस्टेंटेनियस रेट। तो R इंस्टेंटेनियस यहाँ पर D अब यूज कर देते हैं, माइनस D R अपॉन DT। अच्छा, वहाँ पर डेल्टा यूज कर रहे थे, यहाँ पर D। ये चेंज देखिएगा, इसका मतलब है स्मॉल चेंज, और वहाँ का मतलब थोड़ा था लार्ज चेंज था, बराबर क्या था, प्लस D प्रोडक्ट अपॉन DT। तो इसके लिए जो एक्सप्रेशन हम लोग लिख सकते थे इंस्टेंटेनियस रेट के लिए, आपके पास यहाँ आ रहा है dx अपॉन dt, वहाँ पर डेल्टा x अपॉन डेल्टा t था, ठीक है। इसमें ये स्मॉल चेंज को बताता है। लेकिन जब डेल्टा t जो टाइम इंटरवल था इसको जीरो कर दो, ठीक है, जीरो अप्रोचेज जीरो, देन इंस्टेंटेनियस रेट बराबर हो जाता है एवरेज रेट। यानी ये एवरेज रेट वाला मामला यदि आप जीरो की तरफ ले जा रहे हैं, उसका टाइम इंटरवल कम करते करते अप्रोचेज टू जीरो पहुंच रहे हैं, तब इंस्टेंटेनियस रेट किसके बराबर हो जाएगा, एवरेज रेट के। तो यहाँ पर मैं dx अपॉन dt बराबर क्या लिख दिया हूँ, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। चलिए इसके फैक्टर पूछे थे 2 नंबर, इसमें भी फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहली बात देखिए, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कैसा रिएक्टेंट है, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा या स्लो होगा, वो डिपेंड करता है उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यदि उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। जैसे आप देखते हो बेटा नाइट्रोजन है आपके पास, तो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, फास्फोरस में सिंगल बॉन्ड होता है, तो नाइट्रोजन में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। इसी प्रकार से नाइट्रोजन से कार्बन में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक है। दूसरा समझ सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, ठीक है। आपके पास यहाँ पर 0.1 मोलर NaCl रखा है, यहाँ पर ये 0.1 है, ये 1 मोलर, तो जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उसमें रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। और एक सबसे आसान सा आप एग्जाम्पल ले सकते हो बेटा, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, सॉलिड लिक्विड गैस। अच्छा, किस में रिएक्शन फास्ट होता है, गैस में सबसे ज़्यादा फास्ट होता है ना, क्योंकि इसके मूव करते हैं पार्टिकल, बहुत फास्टली मूव करेंगे, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट गैस में होने वाला है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट में क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सी पार्ट है आपके पास, ये है डी ब्लॉक से रिलेटेड, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ लिखना है और कुछ प्रॉपर्टी लिखनी है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, एटॉमिक नंबर 24, जेड बराबर, ये जेड मतलब एटॉमिक नंबर है, एंड कॉपर 29, एंड आल्सो एक्सप्लेन टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। देखो क्रोमियम है, एटॉमिक नंबर 24, क्रोमियम मैंने लिख लिया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5।
हाँ ये एक्सेप्शनल वाला था, तो आपके पास यहाँ पर 4s1 3d5 हो जाएगा बेटा, क्योंकि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर्गन 4s1 3d5। ठीक है, ये जो कहानी है इसको शार्ट में ऐसे लिख सकते हैं। चलिए कॉपर का कर लेते हैं। कॉपर का जब करोगे तो यहाँ पर ऐसे करते जाओगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। अब यहाँ पर भी एक्सेप्शनल था, d10 हो जा रहा है। यहाँ पर फुल फील्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल, तो फुल फील्ड हो जाएगा, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल, और ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल ना, ये हमेशा आपको मिलेगा। एक बार आप जब पहले या दूसरे सेट में जाओगे तो वहाँ डिटेल बताया गया है इसके बारे में। तो हम लोग यहाँ पर देख ले हैं फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड। ये जो ट्रांजिशन मेटल क्या बनाते हैं, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। कलर्ड क्यों बनाते हैं, डी ट्रांजिशन की वजह से। ठीक है, और अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ज़्यादातर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखोगे तो इसी के तो कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, उसमें बैक एंड डी ऑर्बिटल होता है, उसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। ठीक, तो जैसे आपने देखा होगा ना K4 FeCN का होल 6, ये आयरन ही तो है, तो ये ट्रांजिशन मेटल ही तो है। हाँ, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ज़्यादा बनाते हैं। कैटालिटिक नेचर, ये कैटालिस्ट का भी काम करते हैं। ये प्रॉपर्टी पहले एक्सप्लेन हो चुकी हैं। पैरामैग्नेटिक, मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट ज़्यादातर क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो पैरामैग्नेटिक इसीलिए होते हैं क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम लोग इसके डी पार्ट में आते हैं। डी पार्ट में देखेंगे बेटा, तो आपके पास इन्होंने CFT से रख दिया। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कह रहे हैं, एक्सप्लेन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड राइट्स इज एप्लीकेशन लिमिटेशन लिखना आपके पास। तो CFT आ गया है आपके सामने। CFT किसके बारे में बात करता है, मेटल लिगेंड के बीच जो बॉन्ड होता है वो कहते हैं आयनिक नेचर का होता है। देखो आपके पास ये मेटल है और ये आपके पास लिगेंड है, तो इसके बीच जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर बन रहा ये कह रहे हैं आयनिक होता है। जबकि आपके पास इसके पहले की थ्योरी जो BBT थी वो कह रही थी कि ये कोवेलेंट होता है। ठीक है, तो ये अंतर है। तो यहाँ हम लोग आयनिक बॉन्ड को लेकर के चल रहे हैं। तो देखिए, आयनिक नेचर फॉर्म बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड अकॉर्डिंग टू CFT। अब CFT का मेन पॉइंट क्या है वो देखते जाइए। कह रहे ना, ये जो 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल स्प्लिटेड इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड फील्ड। लिगेंड फील्ड के प्रेजेंस में क्या स्प्लिट कर जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। उसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अच्छा, स्प्लिटिंग डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ कंपाउंड एंड इट्स नेचर। किस टाइप का कंपाउंड है, ठीक उस हिसाब से स्प्लिटिंग होती है। तो आप यहाँ पर देखोगे 2 तरह का स्प्लिटिंग होती है। पहला स्प्लिटिंग हम लोग देख रहे हैं, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड को डेल्टा O से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एनर्जी का एक ले लिया लाइन। अब देखोगे बेटा, यहाँ पर जो 3D में 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, 1 2 3 4 5, ये फ्री आयन है, स्टेबल है। इसकी एनर्जी अभी देखो यहाँ कम है ना, ऊपर जाएगी तो एनर्जी बढ़ेगी। तो जैसे जब इन ऑर्बिटलों को ऑक्टाहेड्रल फील्ड में लेकर जाते हैं तो थोड़ी सी इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। अब एनर्जी जब बढ़ जाएगी तो देखो यहाँ पर आ गया 5 ऑर्बिटल, लेकिन लिगेंड की प्रेजेंस में क्या होता है, स्प्लिट कर जाता है, टूट जाता है। तो ये 2 पार्ट में टूटता है। एक में आपके पास 2 ऑर्बिटल होते हैं जिसे EG बोलते हैं, और एक में जिसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं उसे T2G बोलते हैं। ठीक है, और ये हमने लिखा है स्प्लिटेड इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड की प्रेजेंस में क्या करेगा, ये स्प्लिट कर जाता है। अच्छा, तीनों के नाम देख लो बेटा। ये इसका नाम DXY, DYZ, DZX। ऊपर वाले का नाम क्या है, DX² - Y, यहाँ पर DZ²। ठीक है, तो ये जो माना गया लाइन, ये वेरी सेंटर मान लिया, इसको आप 0 मान सकते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ से ये ऊपर जा रहा है तो इसकी एनर्जी बढ़ रही है 0.6, और पान यहाँ नीचे कर रहे हैं तो -0.4, तो इसकी एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। अच्छा, इसी को डेल्टा O कह रहा है। ठीक है,
और या इसी को 10 dq आपने बोल दिया 10 dq। अब 10 dq कैसे ही आता है इसको हम लोग देख लेंगे, ऐसे अभी भी देख लो। 0.6 डेल्टा ओ बराबर होता है बेटा 6 dq और 0.4 का मतलब 4 dq, तो दोनों टोटल कितना आ जाता है 10 dq यहाँ पर आने वाला है। चलिए, तो स्प्लिटिंग था ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। अब हम लोग देखते हैं स्प्लिटिंग जो हुआ है उसमें दो तरह के आपको सेट मिले हैं। एक ईजी सेट मिला है टू हायर एनर्जी लेवल, जिसकी एनर्जी ऊपर थी, हायर थी, dx² - y² dz², और दूसरा T2g में 3 ऑर्बिटल थे जिसकी एनर्जी लो थी। अब चलो आप देखो ऑक्टाहेड्रल, अब हम लोग टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग देखेंगे। तो डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर से वही कहानी, इसमें थोड़ा सा हम लोग सिंप्लिसिटी लाने के लिए कोशिश करते हैं। आपके पास देखिए बेटा यहाँ पर एनर्जी, यहाँ पर आपके पास 3d ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5 है ना, आप लिख सकते हैं इसको 3d ऑर्बिटल हैं। अभी फिर से टूटेगा तो अब देखो T2 ऊपर चला गया और ये यहाँ पर नीचे आ गया, तो अब देखो 3 ऑर्बिटल ऊपर गया, ये यहाँ पर 2 ऑर्बिटल नीचे आया, ये डिफरेंस है। ऑक्टाहेड्रल में क्या था, ईजी ऊपर था, मतलब यहाँ पर आपके ये 2 ऑर्बिटल थे, यहाँ पर 3 ऑर्बिटल थे, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरह से स्प्लिटिंग हो गया। तो स्प्लिटिंग का नेचर डिपेंड करता है कि कंपाउंड कैसा है, ठीक है। तो dxy dyz dzx। अच्छा, यहाँ पर आप अभी आसानी के लिए लिख सकते हो T2g और Eg, जिससे आप भूल लेना, और लेकिन आगे चल के यहाँ पर केवल T2 यहाँ पर E ही आता है, ठीक है। तो आपके पास देखिए 0.4 यहाँ पर प्लस में जा रहा, 0.6 यहाँ पर माइनस में आने वाला, तो इस गैप को क्या बोला जाता है, डेल्टा टी, और 10 dq यहाँ भी बोला जाएगा। अच्छा, इसमें ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में कुछ रिलेशन है क्या, देखिए ऑक्टाहेड्रल की जो स्प्लिटिंग होगी वो टेट्राहेड्रल से ज़्यादा होगी, मतलब ये जो गैप होने वाला है ना, स्प्लिटिंग का गैप, ये आप समझिए थोड़ा बड़ा आने वाला है, ठीक। और दूसरी बात आप देखेंगे, अब थोड़ी कहानी यहाँ पर, रिलेशन का फार्मूला डेल्टा टी बराबर 4/9 डेल्टा ओ, ठीक है। और स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल इज मोर देन टेट्राहेड्रल, ये मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर। अच्छा, नोट है ना ये DQ वाली कहानी, डेल्टा ओ बराबर किसके होता है 10 dq की। अच्छा, 0.6 डेल्टा ओ बराबर क्या होता है 6 dq, और 0.4 डेल्टा ओ बराबर 4 dq, तो 10 dq हुआ ना। ऐसे डेल्टा टी में जब जाएंगे तो ये भी 10 dq के बराबर होगा, ठीक है। 10 dq, 0.6 डेल्टा टी बराबर 6 dq, 0.4 डेल्टा टी बराबर 4 dq। अच्छा, बेरी सेंटर से, मैंने यहाँ पर लिखा बेरी सेंटर से एनर्जी गैप जितना ऊपर होगा उतना बिलो होगा, ऐसा होने से लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ठीक है, होगा। जितना एनर्जी ऊपर जाएगा उतना नीचे आएगा, तभी तो कंजर्व रहेगा एनर्जी। तो चलिए इसके लिमिटेशन को देखते हैं। हाँ, ये वाला पार्ट आप अपने बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखोगे तब भी कोई बात नहीं, ये कहानी जो यहाँ पर 10 dq वाला है, ठीक है। लिमिटेशन में आ जाओ, क्या है लिमिटेशन इनकी। तो लिमिटेशन में जो हम लोग देख रहे हैं बेटा, इट डज नॉट कंसिडर कोवैलेंट नेचर ऑफ द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। ये कोवैलेंट नेचर को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ये आयनिक नेचर को कंसिडर कर रहे हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा बात, इन्होंने ये नहीं बताया ये क्या कहते हैं, CFT क्या है। लिगेंड के बारे में कोई फोकस नहीं करती है, केवल मेटल ऑर्बिटल पर ही फोकस कर रही है। तो CFT नथिंग से लिगेंड ऑर्बिटल, ओनली फोकस मेटल ऑर्बिटल, कंसिडर ओनली d ऑर्बिटल इन मेटल एटम, सम केसेस s and p ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट। तो ये केवल d ऑर्बिटल पर ही फोकस कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा भी केस मिलता है जिसमें sp भी कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। अच्छा, सम लिगेंड काज लार्ज स्प्लिटिंग व्हाइल अदर स्मॉल, कुछ के बीच स्प्लिटिंग गैप ज़्यादा होगा, कुछ में कम होगा, इसको भी इन्होंने नहीं बता पाया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं बेटा, नो टॉक पॉसिबिलिटी ऑफ पाई बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में पाई बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी को इन्होंने कोई बात नहीं किया। तो ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 डिस्कस किए। क्वेश्चन नंबर 4 के जो 4 पार्ट थे बेटा वो 3 मार्क्स से थे, तो 12 मार्क वहाँ, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट 4 मार्क्स से थे। तो हम लोग यहाँ पर आपके पास आज 28 मार्क का डिस्कस किए। थैंक यू फॉर वाचिंग। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखते हैं बेटा सब्जेक्ट केमिस्ट्री अनसॉल्व्ड पेपर 2023, सेट आपके पास 3 है, कोड है बेटा CC।
तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपके पास होने वाला है कि व्हाट हैपन्स व्हेन एथिल अल्कोहल इज हीटेड विथ आयोडीन एंड कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका रिएक्शन हम लोग देखते हैं। इसमें आपके पास आयोडोफॉर्म बनेगा और आप देखिए यहाँ क्वेश्चन भी लिखा गया होगा और आंसर भी। तो हम लोग ये देखते हैं बेटा, एथिल अल्कोहल I2 और NaOH, इसका नाम होता है कॉमन नेम कास्टिक सोडा। इसके साथ रिएक्शन करके आयोडोफॉर्म बनाता है CHI3, जिसे ट्राई आयोडोमेथेन भी बोलते हैं। इसके साथ बेटा HCOONA बनता है, जिसे सोडियम फार्मेट बोला जाता है। साथ में साइड प्रोडक्ट NaI वाटर भी बनता है। अब ये जो आपके पास CHI3 है, ये आयोडोफॉर्म LOPPT होता है। ठीक, येलो कलर का होता है। ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट आपके पास आने वाला है बेटा, मेथिल एमीन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड। तो मेथिल एमीन जो है ना, नाइट्रस एसिड से जब रिएक्शन करता है तो मेथिल अल्कोहल बनता है। ये कन्वर्जन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब एलिफैटिक प्राइमरी एमीन नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करता है तब क्या बनता है, मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल होगा। यदि यहाँ पर C2H5 रखिएगा तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल होगा। मतलब ये है कि जब एलिफैटिक प्राइमरी एमीन HNO2 से रिएक्शन करेगा तो अल्कोहल बनेगा। ठीक है, अब हमारे पास ये देखिए, यहाँ पर ये जो आपके पास यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लो, यहाँ से 2 हाइड्रोजन आ गए आपके पास और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। यहाँ पर आपके पास 1 नाइट्रोजन, यहाँ से 1 नाइट्रोजन, आपके पास N2 साइड प्रोडक्ट निकल रहा। अब यहाँ CH3 बचा और यहाँ अभी एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, एक हाइड्रोजन, मतलब OH समझ लो। तो आपके पास यहाँ पर CH3OH बनने वाला है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये है बेटा कि ये जो प्राइमरी एलिफैटिक एमीन होता है RNH2, ये आपको बनाना है अल्कोहल ROH। तो तीर पर यहाँ पर क्या लिखा जाए, तो इसको कन्वर्जन में याद करिए HNO2 नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड एक ऐसा रिएजेंट है जो प्राइमरी एलिफैटिक एमीन को अल्कोहल में चेंज कर देता है। ठीक है, तो इसको आप लर्न कीजिए। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या होता है। थर्ड पार्ट में ये पूछा है, एथिल अल्कोहल इज हीटेड विथ ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर। तो आपके पास जानते हो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला यहाँ पर होने वाला है, स्टेप में रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहले स्टेप में होने वाला है बेटा, ब्लीचिंग पाउडर वाटर से रिएक्ट कर जाएगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 बनाएगा। ये जो पहले स्टेप में Cl2 जनरेट हुआ है ना, ये क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन का भी काम करेगा, ये क्लोरीनेशन का भी काम करने वाला है। तो अब देखिए यहाँ पर बेटा CH3CH2OH है, मतलब एथिल अल्कोहल है। क्लोरीन से रिएक्शन करके ये एस्टल्डिहाइड में चेंज होगा और HCl बाहर जाने वाला है। अब ये जो आपके पास एस्टल्डिहाइड बना है, या इसी को एथेनल बोलते हैं, ये फिर से आपके पास क्लोरीन से रिएक्शन करेगा। अब इसका क्लोरीनेशन होगा। ये देखिए यहाँ पर जो 3 हाइड्रोजन है ना, अब यहाँ पर 3 क्लोरीन आने वाले हैं और 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 क्लोरीन बचेगा तो इसको बाहर कर दिया जाएगा। अब ये बन गया आपके पास CCl3CHO, जिसे आप क्लोरल बोलते हो। ठीक है, इसी का दूसरा नाम ट्राईक्लोरोएथेनल हो जाता है। अब इस ट्राईक्लोरोएथेनल के आप 2 मॉलिक्यूल लाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ CCl3CHO और ये CH का होल ट्वाइस है। आपके पास यहाँ देखो CCl3 और यहाँ का H, तो हम ये बोल सकते हैं ना CHCl3, ये आपके पास बन गया। और यहाँ भी मतलब 2 मॉलिक्यूल CHCl3 बन रहा क्लोरोफॉर्म, इसी को ट्राईक्लोरोमेथेन बोला जाता है। बचा कि आपके पास कैल्शियम फार्मेट। ठीक है, ये कहाँ से बचा, देखो एक H यहाँ पर, CO और एक O इधर ना, ऐसे यहाँ पर HCOO, तो HCOO का होल ट्वाइस Ca। अब इसके पास आप सब देखते हैं बेटा, नेक्स्ट आने वाला एसिटल क्लोराइड रिएक्ट विथ एथिल अल्कोहल। एसिटल क्लोराइड जब एथिल अल्कोहल से रिएक्शन करता तो क्या बनता है। अब यहाँ पर देखिए एथिल अल्कोहल है, एसिटिल क्लोराइड है,
या इथेनॉइल क्लोराइड इसको बोलते हैं। यहाँ से हम लोग बेटा इसका रिएक्शन करेंगे तो HCl बाहर जाने वाला है। अब पेरिडीन की प्रेजेंस में तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, एस्टर, एथिल एसीटेट, COO ग्रुप एस्टर बन जाता है, एथिल एसीटेट इसका नाम हो जाता है। और यहाँ पर HCl ज़्यादा निकल जाएगा, मतलब बाहर निकलने वाला है, और ये बेस है पेरिडीन। नेक्स्ट आपके पास है ये क्लोरीन, हम लोग पास करें एथिल अल्कोहल में तो क्या होने वाला है, तो क्लोरीन तो आपका वही करता है, क्लोरीन क्या करेगा, उसका ऑक्सीडेशन कर देगा एसिटाल्डिहाइड में। अभी हम लोग पढ़े ना ब्लीचिंग पाउडर वाले केस में, तो एथिल अल्कोहल को क्या बना देगा बेटा, CH3CHO में बना देगा। लेकिन ये अधिकता में होगा, एक्सेस में लोगे तो यहाँ पर क्या ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड बना देगा, मतलब CCl3CHO, जो क्लोरल अभी ऊपर वाली रिएक्शन जस्ट पढ़ा गया ब्लीचिंग पाउडर के साथ। चलिए अब इसी एक के आर करके भी आता, आप चाहे इसको अटेम्प्ट करिए, चाहे आप देखिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में आपके पास ऑप्शन रहता है, तो आप चाहे हम लोग फर्स्ट पार्ट को करें या फिर आर वाले को करें, ठीक है। यहाँ पर लिखा राइट ए केमिकल रिएक्शन टू डिपिक्ट द प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें बनाना है क्या, हैलोएल्केन, किससे, एथिल अल्कोहल से, प्रोपीन से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन फ्रॉम एथिल अल्कोहल से, NCERT की पहली लाइन है फर्स्ट चैप्टर का। एथिल अल्कोहल लाएंगे, HCl ZnCl2 से रिएक्शन कराएंगे, एथिल क्लोराइड मतलब यही हैलोएल्केन है प्लस वाटर बनेगा। देखिए यहाँ से OH और यहाँ से H, ये बाहर कर देंगे, वाटर बाहर जाने वाला है, ठीक है, और हैलोएल्केन बन जाएगा। ये क्या होता है बेटा, लुइकास रेजेंट होता है। लुइकास रेजेंट ये है ना, कंसंट्रेट HCl और ZnCl2 के मिक्सचर को बोला जाता है लुइकास रेजेंट। अच्छा, हैलोएल्केन बनाने का दूसरा रिएक्शन उसी हेडिंग में मिलती है NCERT के, जब इथेनॉल का रिएक्शन NaBr से करते हैं तो एथिल ब्रोमाइड बनने वाला है। ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस वाटर बाहर जाने वाला है। और यहाँ पर रिएक्शन है बेटा एथिल अल्कोहल का, जब PCl3 से रिएक्शन कराते हो फिर भी आपके पास क्लोरोएथेन बनता है और H3PO3 साइड प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है PCl5 से भी रिएक्शन करा करके बना सकते हैं हैलोएल्केन। तो देखिए ना, ये सब हैलोएल्केन ही बन रहे, PuCl3 HCl बाहर जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप इसको देख लीजिए, डार्जन रिएक्शन जिसे बोलते हैं। तो अल्कोहल से हैलोएल्केन बनाने के लिए ये रिएक्शन आप इम्पॉर्टेंट रखिए, और ये लुइकास रेजेंट वाली, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर देखेंगे एथिल अल्कोहल, ये थायोनिल क्लोराइड है, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, यहाँ पर ये बनेगा तो बेटा एथिल क्लोराइड SO2 प्लस HCl बाहर साइड प्रोडक्ट के रूप में जाने वाला है। ये सबसे अच्छा मेथड इसलिए है कि यहाँ पर जो साइड प्रोडक्ट है ना, ये भी गैस है बेटा और ये भी गैस है, तो ये आसानी से आपको अलग करने में काफ़ी आसान होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रोपीन से। अच्छा, प्रोपीन से हम लोग देखेंगे और हैलोएल्केन बनाना है। यदि हम लोग एल्कीन में HX ऐड कर दें तो हैलोएल्केन बन जाएगा ना। और यहाँ पर मार्कोनी-काफ एडिशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, मार्कोनी-काफ एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मार्कोनी-काफ एडिशन रिएक्शन देख लिया जाए फ्रॉम प्रोपीन से HX। अब देखिए यहाँ पर प्रोपीन है ना, अब डबल बॉन्ड पर आपको HI लाना है, HX की जगह पर हमने HI ले लिया, ठीक है। अब देखो बेटा, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, ये मार्कोनी-काफ रूल है कि जो HX का हाइड्रोजन है, मतलब HI का हाइड्रोजन, वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन अधिक होगा। तो आप देखते हैं इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर 1, तो यहाँ से जो आएगा हाइड्रोजन वो इस कार्बन पर जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3, और I जो है ना वो इस कार्बन पर आएगा, तो ऐसा कुछ बनने वाला है। देखिए ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, और इसका जब इसको यहाँ कर देंगे तो माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये मार्कोनी-काफ प्रोडक्ट बोला जाएगा। हम लोग थोड़ा सा देख सकते हैं इसको, इस रिएक्शन को, कि जैसे मेरे पास ये आपके पास है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, आपके पास HI आने वाला है। HI का मतलब H+I-। इस बॉन्ड को हम अब ऐसा घुमाएंगे क्योंकि मुझे इस हाइड्रोजन को
लेकर जाना है अधिक वाले हाइड्रोजन वाले कार्बन पर, तो यहाँ से ऐसे घुमाएंगे। जब यहाँ से इसको आप रोटेट करोगे तो बेटा इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये जो पॉजिटिव वाला है वो यहाँ चला जाएगा, तो आपके पास ये बन जाएगा CH3, और यहाँ पर ये जो CH है इस पर I आ जाएगा और ये आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये मार्कोनी-काफ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन गया है आपके पास। अच्छा, इसमें आपके पास HI ऐड हो रहा है, HX ऐड हो रहा है, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा? हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट में भी रिएक्शन है आपके पास। यहाँ राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, केमिकल इक्वेशन लिखना है। कोल्बे रिएक्शन, ये बेटा आपके पास अल्कोहल फिनाल ईथर चैप्टर में NCERT में तीनों चारों हेडिंग साथ ही रखी गई हैं। तो आपके पास यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड बनता है कोल्बे रिएक्शन में। जैसे आप देखिए यहाँ पर फिनाल लेंगे, NaOH से रिएक्शन कराओगे बेटा तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। ठीक है, यहाँ पर वाटर बाहर जाने वाला है। अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर करते हैं CO2 से रिएक्शन और इसका एसिडिफिकेशन करना पड़ता है। मतलब ये CO2 है ना, अब मान लो अच्छा यहाँ पर आपके पास एक H है कि नहीं, बताओ, एक H है ना, यहीं पर H और कार्बन के बीच में COO लाना है, CO2 को लाना है। ठीक है, तो यही तो बन जाएगा COOH बन जाएगा इंसर्शन। यहाँ पर ये वीक इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। ठीक है, तो आपके पास ये 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसी का होता है नाम सैलिसिलिक एसिड, कॉमन नाम होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राइमर-टीमैन रिएक्शन, काफ़ी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी पॉपुलर रिएक्शन है। आप देखेंगे तो राइमर-टीमैन रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट बनता है बेटा। आपके पास यहाँ पर फिनाल है, ये फिनाल जब क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो सैलिसिलडिहाइड बनता है। ये आर्थो प्रोडक्ट है, पैरा प्रोडक्ट है। अब आर्थो प्रोडक्ट ज़्यादा मेजर होता है क्योंकि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अब इसको ये बात ध्यान रखना आपको, ये देखिए यहीं पर चेंज होने वाला है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म है ये। जब क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे इसका तो सैलिसिलडिहाइड बनेगा, लेकिन जैसे आप यहाँ पर चेंज कर दोगे, यदि उसकी जगह पर आप CCl4 ले लोगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो फिर आपके पास ये COOH बनने वाला है, मतलब सैलिसिलिक एसिड बनेगा। तो कोल्बे रिएक्शन में भी सैलिसिलिक एसिड बनता है और राइमर-टीमैन में भी बनता है। तब बनता है राइमर-टीमैन में जब CCl4 लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनाल। फिनाल का ऑक्सीडेशन करते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट इसका नाम है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमारे पास बेंजोक्विनोन बनता है, बेंजोक्विनोन। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं बेटा इसका 4th है पार्ट, विलियमसन सिंथेसिस। देखिए इसमें 5 रिएक्शन है और 5 मार्क्स के हैं, तो यहाँ मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जहाँ पर मार्क्स ज़्यादा होंगे 3 या 4 मार्क्स के, वहाँ पर मैकेनिज्म रिक्वायरमेंट होगी। चलिए हम लोग देखते हैं विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस ये होता है कि सोडियम एल्कोक्साइड, ये देखिए ये सोडियम एल्कोक्साइड है, ठीक है, ये एल्कोक्साइड आयन है आपके पास, RO-, इसको एल्कोक्साइड आयन बोलते हैं, और इसके साथ सोडियम आ जाएगा तो सोडियम एल्कोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, अब इससे देखिए रिएक्शन ये किससे करेगा, एल्किल हैलाइड से, तो फिर आपके पास यहाँ से NaX बाहर जाएगा और ROR बनेगा, ईथर बनता है, NaX साइड प्रोडक्ट में जाएगा। अच्छा, मैं R की जगह पर कोई एल्किल ग्रुप लिख सकता हूँ, मैं R की जगह पर यहाँ पर C2H5 लिख दिया और X की जगह पर ब्रोमीन लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर C2H5Br और प्लस NaO, यहाँ R की जगह पर भी C2H5 कर दिया, तो यहाँ से NaBr बाहर किया। अब हमारे पास बचा क्या, C2H5O C2H5, मतलब ये बचने वाला है। इसका नाम क्या होता है बेटा, डाई एथिल ईथर। क्या नाम है, डाई एथिल ईथर, या इसी का नाम या क्या हो सकता है, एथॉक्सी एथेन।
ठीक है। इसका IPAC नाम क्या लिखा जाता है, एथॉक्सी एथेन, और साइड प्रोडक्ट आपके पास NaBr जा रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ मेथेनॉल। मेथेनॉल कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर लिखा है बेटा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किया जाता है, इसमें हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है, तो आपके पास क्या बनता है, मेथेनॉल। ये यहाँ पर ZnOCr2O3 यहाँ पर कैटालिस्ट है। उसका जो टेम्परेचर है बेटा वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर ही रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। अब 6 के बी पार्ट के आर में हम आते हैं, चाहे हम लोग पहला ऑप्शन अटेम्प्ट करें या फिर यहाँ ला करें, ठीक है। तो इसमें तो मैकेनिज्म पूछा हाइड्रेशन का, और यही आपके सिलेबस में भी है, ठीक है। तो इंटर के सिलेबस में ज़्यादा मैकेनिज्म नहीं है, 2 है। ये तो आप ये करिए, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन वाला, या डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, या फिर SN1 SN2, 3-4 मैकेनिज्म है जो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। राइट केमिकल इक्वेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो चलिए, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का मतलब होता है बेटा वाटर का एडिशन, ठीक है। हाइड्रेट हो जाना, मतलब पानी वानी जब पीते हैं ना तो कहते हैं थोड़ा सा हाइड्रेट हो जाए। तो यहाँ पर आप देखोगे वाटर का एडिशन होने वाला है, तो यहाँ पर C2H4 था, वाटर ऐड होने वाला है। तो वाटर में आपके पास 2 पार्ट है ना, एक आपके पास H प्लस OH माइनस, तो हमारे पास एक पर H जाएगा, एक पर OH माइनस जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बनने वाला, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल। अब इसकी मैकेनिज्म पूछ रहे हैं, तो इसकी मैकेनिज्म हम लोग देख लेते हैं। इसकी मैकेनिज्म जो है आपके पास 3 स्टेप में कंप्लीट होने वाली है। 3 स्टेप में जो मैकेनिज्म होगी, अब हम लोग देखते हैं। देखिए बेटा, मैं पहला स्टेप लिख रहा हूँ, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन फॉर कार्बोकैटायन। प्रोटोनेशन करना है एल्कीन का। अब यहाँ पर देखते होंगे कि पहले स्टेप में H2O है, ये H+ को एक्सेप्ट करता और हाइड्रोनियम आयन बना रहा है। अब ये हाइड्रोनियम आयन अटैक करेगा एल्कीन पर, ठीक है। तो देखिए कैसे कर रहा है, इस पर अब पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये हमें अब ज़्यादा देर अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रहने देगा। तो ये क्या करेगा, इस बांड से ये इलेक्ट्रॉन दोनों लेगा, तो ये H+ के फॉर्म में आएगा। अब H+ फॉर्म आएगा तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो जाएगा, इसको एक्सेप्ट करेगा। तो आपके पास यहाँ पर बनने वाला है, देखिए कुछ ऐसा होगा कि हम लोग जब देखते हैं ना, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैं ऐसे घुमाऊंगा, इसको घुमा दिया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया कि नहीं बताइए, आ गया ना, और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आप यहाँ पर देखो वाटर, ऐसे आपके पास हाइड्रोनियम आयन है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। अब मैं इसको ऐसे ब्रेक कर रहा हूँ बॉन्ड को, तो ये जो है ना, ये H+ के रूप में निकलेगा। अब H+ कहाँ पर जाएगा, जहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा ना, तो इससे जुड़ेगा। तो मैं यही तो कर रहा हूँ, यहाँ से H जोड़ दिया, और ये CH2 आपके पास, इस पर पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ है, और वाटर मैंने बाहर कर दिया। तो आप देखेंगे फर्स्ट सिस्टम में क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन। ये देखिए, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन और फार्म कार्बोकैटायन, यहाँ पर M कर लीजिए, ठीक है, फार्म कार्बोकैटायन। नेक्स्ट आपके पास कार्बोकैटायन बन गया। मैं देखो इसको रेड से ऐसे कर दिया हूँ कि AH आ गया है, ठीक है, अभी H आया है। नेक्स्ट आप देखोगे तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन। अब ये जो वाटर है ना, न्यूक्लियोफाइल की तरह आएगा और इस कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा। तो अटैक करेगा तो फिर से बेटा आपके पास ये बनने वाला है, देख लीजिए, ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ फिर से आ गया ऑक्सीजन के पास क्या, पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करने वाला है, अब यहाँ से डीप्रोटोनेशन करेगा, फिर से यही करेगा। ये देखो अब यहाँ पर अगले स्टेप में क्या करने वाला है, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन एल्कोहल। डीप्रोटोनेशन होगा और एल्कोहल बन जाएगा। देखिए मैं इसको कॉपी कर लिया हूँ, अब मैं इसको इधर से रोटेट कर रहा हूँ। इसका मतलब कि यहाँ पर ये H+ के रूप में निकलेगा, ये आएगा वाटर, इसको ले लेगा, और यहाँ केवल क्या बचेगा, OH। तो देखो यही तो बचेगा, तो मैंने इसको OH लिख दिया, इसको H, मतलब वाटर का एडिशन हो गया। बना क्या, CH3
CH2OH या इसी को C2H5OH लिखेंगे और हाइड्रोनियम आयन बाहर जाएगा, जैसे आया था वैसे बाहर चला गया। तो ये मैकेनिज्म था। ये आपके पास 3 मार्क्स का था। इसका सेकंड पार्ट का क्वेश्चन आप देखोगे तो सेकंड पार्ट में ये पूछा है ना, एल्कोहल तो बना लिया, अब यहाँ पर पूछा ये है कि राइट केमिकल इक्वेशन फॉर आइडेंटिफाइंग प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल। प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो भैया प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल को आइडेंटिफाई किससे करते हैं? ल्यूकास रिएजेंट से। हालांकि हम लोग करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल सबका ल्यूकास रिएजेंट से आइडेंटिफिकेशन, बट 2 ही रिएक्शन पूछा है, ये आपके पास 2 ही मार्क्स का आने वाला है। तो देखिए ल्यूकास रिएजेंट यह है आपके पास कंसनट्रेट HCl एनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सचर। प्राइमरी एल्कोहल जैसे ल्यूकास रिएजेंट में मिलाते हैं तो जो टर्बिडिटी आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद धुंधलापन मतलब टर्बिडिटी आ जाता है, रिएक्शन करता है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने रिएक्शन लिखना है। इसने कहा क्या कहा? इक्वेशन कहा, तो मुझे इक्वेशन लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एथिल एल्कोहल ले रहा हूँ, ये प्राइमरी एल्कोहल है। देखिए ये कार्बन कैसा है? प्राइमरी, क्योंकि ये सीधे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो प्राइमरी कार्बन से यदि OH लगा होगा तो प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, अब ये ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन करता है तो आपके पास ये बना रहा ना, ये रिएक्शन काफ़ी देर बाद होती है, बहुत स्लो होती है। नेक्स्ट अब हम लोग सेकेंडरी एल्कोहल की बात करते हैं। तो सेकेंडरी एल्कोहल जब ल्यूकास रिएजेंट, LR का मतलब ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन करता है तो टर्बिडिटी आ जाता, बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाएगा, 5 से 10 मिनट में ये रिएक्शन दिखा शो करने लगेगा। और इसका हम लोग सेकेंडरी एल्कोहल लेंगे। देखिए ये जो कार्बन है जिससे OH अटैच है, ये 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए कैसा कार्बन है बेटा? सेकेंडरी कार्बन। और सेकेंडरी कार्बन से यदि OH जुड़ा हुआ तो सेकेंडरी एल्कोहल। फिर से आप ल्यूकास रिएजेंट लाए, फिर से रिएक्शन किए, अब यहाँ पर हाइड्रोएल्केन बना, लेकिन ये रिएक्शन थोड़ा जल्दी हो गया। तो ये हम लोग ये यहाँ पर देखा कि प्राइमरी एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल जो ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है तो सेकेंडरी एल्कोहल बहुत जल्दी कर ले रहा है। सेकेंडरी एल्कोहल मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेरे पास 2 टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, यहाँ पर रखा गया है। मान लो एक भी मेरे पास प्राइमरी एल्कोहल रखा गया है, एक भी मेरे पास सेकेंडरी एल्कोहल है। अब मेरे पास ल्यूकास रिएजेंट लेकर के आता हूँ, ल्यूकास रिएजेंट इसमें मैं मिलाऊंगा, ल्यूकास रिएजेंट आप इसमें मिलाएंगे, तो रिएक्शन तो देखेंगे जिसमें टर्बिडिटी पहले आ जाती है वो सेकेंडरी एल्कोहल होगा, जिसमें बहुत देर बाद आए वो प्राइमरी एल्कोहल होगा। तो इसका मतलब प्राइमरी एल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होता है सेकेंडरी एल्कोहल से। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं और यहाँ देखेंगे तो ये क्या पूछ रहे हैं बेटा? इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, व्हाई डज क्लोरीन एक्ट एज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कह रहे हैं कि ना कि जो आपके पास क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, लेकिन फिर भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग को शो करता है। तो इसका रीज़न ये है कि जो हैलोजन एटम है ना वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है, जिसके द्वारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो और पैरा पर इंक्रीज कर जाती है। तो हम लोग इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना करके अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आप यहाँ पर देखोगे तो क्लोरोबेंजीन मैं लिया हूँ, ठीक है। ये आपके पास क्लोरीन के आउटर सेल में, वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आपके पास एक बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर गया है, तो मैं इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को इधर लाऊंगा तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बॉन्ड बनाते हैं। उसी टाइम ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन समझो इधर आने वाला है, तो अब इसके बीच बॉन्ड बनाएगा। उसी टाइम में इसको इधर रोटेट करूँगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। अच्छा, ऐसा इसलिए क्योंकि यदि नहीं करोगे तो यहाँ बैलेंसी 5 हो जाएगी, यहाँ हाइड्रोजन भी है, तो मुझे ऐसा करना पड़ रहा। नेगेटिव चार्ज फिर से आ गया, फिर नेगेटिव चार्ज को आप रोटेट करेंगे, आप फिर से अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है।
तो आप देख रहे होंगे ये रिजोनेटिक स्ट्रक्चर, रिजोनेंस को डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और आर्थो पैरा पोजीशन क्या होता है, आपको ये आपके पास क्लोरीन है, ठीक है, तो इसको 1 2 3 4 5 6, ये जो आपके पास के बगल होता है ये आर्थो होता है, ठीक है। और ये वाला जो आपके पास होता है ये पैरा पोजीशन होता है बेटा, ये मेटा होता है, ये भी मेटा होता है। तो आप देख रहे होंगे आर्थो और पैरा, यहाँ पर मैं देखो आप तो ये आर्थो पोजीशन है ना, और ये वाला पैरा पोजीशन है, फिर आर्थो आ गया। तो आर्थो पैरा पर नेगेटिव चार्ज है और आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आर्थो पैरा पर जाना चाहेगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं उसके बाद कहानी क्या लिखा है। ड्यू टू रिजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑन आर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है, देख लिया। हेंस इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कम ऑन आर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है, इसकी भी बात कर लिया गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात हम लोग ये करने वाले हैं कि क्लोरीन एटम है -I इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है। सम टेंडेंसी टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है। रिंग गेट डीएक्टिवेटेड कंपेयर टू बेंजीन रिंग की तुलना में थोड़ा सा डीएक्टिवेटेड हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हाइलोइरिन अकर स्लोली कंपेयर टू बेंजीन, जो बेंजीन की रिएक्शन होती हैं उससे इसमें थोड़ा सा स्लो होगा क्योंकि क्लोरीन एटम क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ना, ये हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। अब हम लोग आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। ये कह रहे हैं नोट लिखना है। ओड्स फिटिक रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ज़्यादातर बच्चों को याद हो जाता है। तो इसमें देखो बेटा, एक एरियल हैलाइड लेते हैं, एक एल्किल हैलाइड। यहाँ पर क्या ले लिया गया, क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर मेथिल क्लोराइड। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में यहाँ से आप 2NaCl बाहर करने वाले हो, आपके पास बन जाएगा टॉलुइन या एल्किल बेंजीन। सैंडमेयर रिएक्शन, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट करता है क्यूप्रस क्लोराइड HCl की प्रेजेंस में तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, नाइट्रोजन बाहर जाएगा। और जब ब्रोमाइड से रिएक्शन करेगा तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। अच्छा आप देखो, इसको Cu2Br2 लिखा है, यहाँ CuCl लिखा है। इसको भी आप क्यूप्रस ब्रोमाइड पढ़ोगे, इसको क्यूप्रस क्लोराइड पढ़ोगे, ठीक है। इसको आप CuBr भी लिख सकते हैं। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये है आपके पास और ये ब्रोमोबेंजीन है, तो इससे सैंडमेयर रिएक्शन है। अब हम लोग इसके R पार्ट पर आते हैं। R पार्ट में ही हम लोग देखने वाले हैं एक्सप्लेन द रिजोनेंस इफेक्ट इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हाइलोइरिन। हाइलोइरिन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है ना। तो भैया हाइलोइरिन जो होता है ना, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन काफ़ी कम देता है, ठीक है, लेस रिएक्टिव। क्यों कम देता है, ड्यू टू रिजोनेंस इफेक्ट आप बना दोगे। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब कि एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और इनको हटा देगा क्लोरीन को, लेकिन क्लोरीन पर देख रहे हो ये डबल बॉन्ड आ जा रहा है, डबल बॉन्ड आ जा रहा तो मुश्किल होगा इसको हटाने के लिए, मुश्किल होगा ना। तो यहाँ पर इसीलिए थोड़ा सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत मुश्किल से देगा, नहीं देगा जनरली, ठीक है। तो मैं यही दिखाने की कोशिश किया हूँ कि क्लोरीन और इस कार्बन के बीच में देखो ना, इसमें क्या पार्शियल डबल बॉन्ड हो आ जाता है, डिफ़िकल्ट फॉर ब्रेक, इसको तोड़ने में मुश्किल होती है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये नहीं देता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है और क्या रीजन हो सकता है, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम ऑफ CX बॉन्ड। ये देखिए यहाँ CX बॉन्ड होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 और यहाँ पर होगा क्या sp3। और दूसरी तो इसके बाद क्या होगा, जहाँ पर sp2 S करेक्टर ज़्यादा है ना, यहाँ पर sp2 में S ज़्यादा है इसकी तुलना में, तो इसमें इसके बीच टाइटली बॉन्ड बना होगा, तो इसको तोड़ने में तब भी मुश्किल होगा। तीसरा फैक्टर ये देखो, CX बॉन्ड लेंथ यहाँ पर 169 पिकोमीटर है, मतलब कम है, बॉन्ड लेंथ कम है तो उसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो मुश्किल होगा। आप यहाँ पर देखते हैं CX यहाँ पर बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा है,
तो हैलोएल्केन की तुलना में हैलोरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देना चाहता है। और एक फैक्टर आपके पास लास्ट आने वाला है, इनस्टेबिलिटी ऑफ फेनिल कैटायन। जैसे मान लो इसको तुमने निकाल दिया, अब आपके पास एक कार्बोकैटायन बना, ये लेस स्टेबल है क्योंकि इस रेजोनेंस से नहीं बना सकता है। और मान लो आप SN2 रिएक्शन करना चाहते हो कि जैसे ये हैलोजन निकल रहा है इसके बैक साइड से अटैक करवा दें न्यूक्लियोफाइल को, तो बैक साइड से नहीं अटैक कर पाएगा क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, तो कैसे जाएगा ये, ठीक है। तो इसीलिए जो हैलोरीन होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टूवर्ड्स लेस रिएक्टिव होता है, मतलब बहुत कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। चलो देखते हैं दूसरा रिएक्शन। राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ हैलोएल्कीन विद 2 मेटल, ठीक है। हैलोएल्कीन का रिएक्शन 2 मेटल के साथ लिखना है बेटा। पहला तो आपने ग्रेगनार्ड रिएजेंट बना लेना है, ठीक है। RX का Mg के साथ रिएक्शन कराओगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, RMgX बन जाएगा ग्रेगनार्ड रिएजेंट। और सेकंड देख लो, लिथियम के साथ करा दो, RLi बन जाएगा। अच्छा, ये दोनों क्या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, इसको हम देख लें। ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन मेटल बॉन्ड होता है, कार्बन मेटल बॉन्ड होता है, उसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे आप CH3 MgBr यही तो करते हो, CH3 MgBr, तो ये कार्बन मेटल बॉन्ड है ना आपके पास, ये ऐसे ही तो लिखोगे MgBr, यहाँ पर 3H लिखोगे। तो जिसमें कार्बन मेटल बॉन्ड होता है उसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोला जाता है। यही पॉइंट यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं, और सेकंड पार्ट आप देखोगे तो मिलने वाला यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, जो हर सेट में हर बार एग्जाम में किसी ना किसी तरीके से ज़रूर पूछा जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर राइट शार्ट नोट्स लिखना है, और ये 4 नंबर का आने वाला है। एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन में आपको क्या लिखना है, एल्डोल और क्रॉस एल्डोल, ठीक है। तो एल्डोल रिएक्शन तब होता है जब दोनों एल्डिहाइड या कीटोन सेम ले, तब एल्डोल कहलाएगा। देखो एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर एल्डोल बोले हैं ना, तो एल्डोल तक ही रोकेंगे रिएक्शन, और कंडेंसेशन का मतलब वाटर हटाएंगे। तो देखते हैं कंप्लीट रिएक्शन। ये एल्डोल का मतलब है एल्डिहाइड, और ये इसका मतलब है अल्कोहल, ठीक है। इसमें ऐसा एल्डिहाइड लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। तो देखिए यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड लिया गया है, ये CH3CHO है। मैं ऐसे लिखने का तरीका ऐसे कर दिया हूँ, CH3CHO को ऐसा लिखूँगा, और इसी के 2 मॉलिक्यूल लेने हैं। दूसरा ये CH3CHO है, अब मैं CH3 को ऐसा लिख दिया हूँ, CH2 एक H ऊपर कर दिया, ठीक है। अब देखिए इस बॉन्ड को जब इधर घुमाएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। और इस बॉन्ड को जब इधर घुमाएंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। और ये जो आपने नेगेटिव किया ये पॉजिटिव, इसको जोड़ देंगे, बॉन्ड बन जाएगा इसके बीच में। तो यही तो किया गया, डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करके। देखो मैंने इसको H दे दिया, OH हो गया, और इसके बीच बॉन्ड बना दिया, ठीक है। ये आपके पास क्या है, 1 2 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बन गया। ये एल्डोल है, एक एल्डिहाइड है, दूसरा एल्कोहल है। इतना तक एल्डोल बोला जाएगा। अब एल्डोल कंडेंसेशन क्या बोला जाएगा, जब आप इसको हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया जाए। जैसे यहाँ से OH और यहाँ से एक H निकलेगा, तो अब यहाँ इसके बीच डबल बॉन्ड ही आ जाएगा ना। ये देखिए ये CH डबल बॉन्ड CH, एक H यहाँ से गया, OH यहाँ से गया, तो इसको एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बोला जाएगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, 1 2 3 4, 4 कार्बन है ना, तो ब्यूट 2, कार्बन नंबर 2 है, 2 इनल, ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। चलिए अब कीटोन के साथ देख लिया जाए। कीटोन के साथ आप जब देखोगे तो देखिए मैंने ये कीटोन लिया, ये भी अल्फ़ा कार्बन है, ये भी अल्फ़ा कार्बन है, ठीक है। देखो मैं कीटोन कैसे प्रोपेनोन को लिखा हूँ, यहाँ पर CH3CO ऐसे किया गया बेटा, और दूसरे का मैं ऐसे लिखा हूँ CH3 को।
फिर से वही ऊपर वाली कहानी, यहाँ जाओ घुमाओगे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, इसके बीच बॉन्ड बनेगा, एच इसके पास आ जाएगा। तो ही देखिए यहाँ पर किया गया, ऑक्सीजन के पास एच आ गया और इसके बीच बॉन्ड बना दिया गया। ठीक, अब इसको कीटोल बोलते हैं। यहाँ पर कीटोन है ग्रुप और यहाँ पर एल्कोहल है। नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी मेथिल, ये देखिए 4 हाइड्रोक्सी है 4 मेथिल ना, 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेन 2 ओन। ठीक, अब इसको जब हीट करेंगे तो अब यहाँ से वाटर निकलेगा, यहाँ से OH और यहाँ से H, तो वही किया गया ना, OH हटा देंगे तो ये बचेगा। तो आपके पास ये जो प्रोडक्ट बनेगा एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा। नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5। तो देखिए 4 मेथिल पेंट 3 इन 2 ओन, ये था एल्डिहाइड के साथ एल्डोल और क्रॉस एल्डोल, सॉरी एल्डोल। अब हम लोग क्रॉस एल्डोल देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। तो क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, जब 2 डिफरेंट एल्डिहाइड लें या 2 डिफरेंट कीटोन लें या एक एल्डिहाइड एक कीटोन लें, जैसा कि यहाँ पर बोला गया है, तो हम पहले लेते हैं 2 डिफरेंट एल्डिहाइड, एक एथेनल लेंगे दूसरा प्रोपेनल, और मुझे अल्फ़ा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। तो ये आपके पास CHO, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है। ठीक है, ये कार्बन कैसा अल्फ़ा, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन मुझे चाहिए, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। अब देखिए फिर से वही काम किया गया, यहाँ पर घुमाएंगे नेगेटिव चार्ज, यहाँ ऐसे घुमाएंगे, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो H+ यहाँ पर जाने वाला है, इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा। तो आपके पास यहाँ बॉन्ड बनने वाला है, देखिए क्रॉस एल्डोल कहलाएगा। अब यहाँ से वाटर निकलेगा तो आपके पास ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा जिसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मेथिल ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो बस लिखना आपको आना चाहिए, बाकी आपका बॉन्ड घुमाने का वही तरीका यहाँ भी है। कीटोन के साथ हम लेंगे 2 डिफरेंट कीटोन, ठीक है, प्रोपेनोन ब्यूटेनोन। यहाँ पर देखते हैं तो आपके पास फिर से उसी को मैंने वैसे लिखा है। अब यहाँ पर इसको ब्यूटेनोन ले लिया। अभी आपके पास बेटा अल्फ़ा कार्बन है, देखो अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा है लेकिन हमने यहाँ पर अल्फ़ा इसको लिया है। अब फिर से मैं यहाँ पर घुमाऊँगा तो नेगेटिव चार्ज, ये H+ यहाँ पर आ जाएगा, OH बन जाएगा। ठीक है, और इसके बीच यहाँ पर ये बॉन्ड बनने वाला है। ठीक है, तो आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो। ठीक, ये H एक बचेगा इस पर, तो एक H बचा है। अब इसको जब हीट करेंगे, इसको क्रॉस कीटोल बोलोगे। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी 3,4 डाईमेथिल पेंटेन 2 ओन। जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर बाहर जाने वाला है, तो आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा ये 1 2 3 4 5, नाम हो जाएगा 3,4 डाईमेथिल पेंट 3 इन 2 ओन। अब एक लास्ट है जो 1 मार्क्स का है, कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन जो आपके पास है, इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता है बेटा। ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता है वो कैनिजारो रिएक्शन देता है। जैसे देखिए उसके 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर भी लेना है। फॉर्मल्डिहाइड के मैंने 2 मॉलिक्यूल लिया, SCHO SCHO। अब एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा। तो चलिए मैं देख रहा हूँ कंसनट्रेट के उसके साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये एक बन रहा है एल्कोहल, मतलब रिडक्शन हो रहा है एल्डिहाइड का CH3OH, और एक जा रहा है साल्ट में उस एसिड के, तो HCOOH बन जाता है, इसके एसिड के साल्ट में जाएगा। जैसे आपके पास यहाँ पर देख लीजिए, इतने में हम लोग आपको देख रहे हैं, जैसे SCHO का जब आप ऑक्सीडेशन करते हो ना तो HCOOH बनता है, लेकिन अब सोल्यूशन में KOH भी प्रेजेंट है कि नहीं, तो अब KOH रिएक्शन करके क्या बना लेता है, HCOOK, और वाटर बाहर जाएगा। तो यही तो बन रहा है HCOOK, ये देखिए HCOOK। ठीक है, चलिए अब हम लोग बेंजल्डिहाइड का एग्जाम्पल लेते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर भी लेंगे बेंजल्डिहाइड के, एक एल्कोहल बनेगा, दूसरा एसिड का साल्ट बनेगा। यहाँ पर CH2OH हो जाएगा, यहाँ COOK हो जाएगा, या Na होगा तो COONA हो जाएगा। देखिए यहाँ पर NaOH लिखा गया, तो ये बेंजिल एल्कोहल है, सोडियम बेंजोएट बन जाता है। चलिए इसके आर पार्ट में आते हैं। ये देखिए क्या कह रहे हैं,
कह रहे राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का कोई 5 रिएक्शन लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दो बेटा, तो क्या बन जाएगा एसिटिक एसिड। ऑक्सीडेशन कर दीजिए एल्डिहाइड एंड कीटोन का, ठीक है। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन तो बहुत आसानी से हो जाता है एसिटिक, लेकिन इसका मुश्किल से होगा। तो यहाँ पर स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाएंगे तो टूटेगा, फिर आपका एसिटिक एसिड बनाएगा। यदि हम लोग साइनाइड और एमाइड का हाइड्रोलिसिस कर दें, या आपके पास साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करोगे तो एमाइड बनेगा, और एमाइड का फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनने वाला है आपके पास बेंजोइक एसिड, ठीक है। और अमोनिया बाहर जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो आपके पास यहाँ पर ये देख सकते हैं अमोनिया, इसका जैसे हाइड्रोलिसिस किया गया। इसको रिएक्शन में देख लो थोड़ा सा। देख बेटा यहाँ पर हाइड्रोलिसिस जब करते हैं ना, तो आपके पास एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब ये टूटता है बेटा, ये टूटेगा। ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये जैसे बॉन्ड टूटेगा ना, तो यहाँ पर आने वाला है, इसको एच कर दो, ठीक है। इसको एच दे दो, इसको ओ एच दे दो, ठीक। एक बॉन्ड और तोड़ लिया जाए, इसको ओ एच दे दो, इसको एच दे दो, तो आपके पास ये क्या बनने वाला है, देखो आपके पास ये इस कार्बन पर 2 एच आ जाएगा कि नहीं, और यहाँ पर NH2 आ जाएगा। अब एक कार्बन पर 2 एच आ जाएगा तो यहाँ से वाटर बाहर जाने वाला है, यहाँ से एच निकालो, यहाँ से OH, और इसके बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास एमाइड बन जाएगा कि नहीं बताइए, यही तो बनेगा एमाइड। तो एमाइड बन गया, देखो आप यहाँ पर क्या बन गया आपके पास, देखिए एमाइड बन गया। अब एमाइड का फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। देखो कैसे, अब ये आपके पास एमाइड है, अब यहाँ से इसको तोड़ो, इसको OH दो, इसको H, तो अमोनिया बाहर जाएगा और ये COOH के रूप में बचा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्रोडक्ट COOH के फॉर्म में, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। नेक्स्ट आपके पास आता है बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी बन जाता है। ये देखिए MgI, ये C6H5 MgI है, ठीक है। फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड, CO2 से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर एक एडक्ट बनेगा इंटरमीडिएट, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बेंजोइक एसिड बनेगा। देखो इसको तोड़ दो, इसको ऐसे तोड़ो, इसको इधर H दो, इधर OH, तो H देंगे तो COOH बन जाएगा, और ये इधर OH दोगे तो MgOH Br बाहर जाएगा। अच्छा यदि यहाँ पर I लिए हैं तो I यहाँ करो ना, यहाँ पर आप I लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है, तो अच्छा ये कैसे हुआ इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। चलो देख लीजिए, थोड़ा टाइम भले लग जाता है। आपके पास यहाँ पर देखो बेटा MgI है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज। अब आपके पास ये जो CO2 है ना, CO2, अब CO2 का आप ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओगे तो इस पर निगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो कार्बन इससे जा कर के जुड़ जाएगा। तो कार्बन जाएगा इससे जुड़ेगा, तो कार्बन को देखो मैंने इससे जोड़ दिया। अब ये वाला निगेटिव पार्ट है ना कार्बन वाला इसका, तो इससे Mg जुड़ जाएगा, MgI। तो मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो आपके पास ये वाला पार्ट है इसको मैं ऐसे लिख दूँगा। अब इसका हाइड्रोलिसिस करूँगा तो इधर H दूँगा, इधर OH, ठीक है। तो आपके पास इधर बचेगा क्या, इधर बन जाएगा आपके पास बेंजोइक एसिड, और साइड में क्या चला जाएगा MgOH और I। तो बस यही तो बना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप एल्किल बेंजीन से हम लोग कैसे बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। एल्किल ग्रुप को क्या करता था, KMnO4 COOH में चेंज करता है। पहले इसका साल्ट बनाएगा, सोडियम पोटेशियम बेंजोएट बनेगा, इसके हाइड्रोलिसिस से बेंजोइक एसिड बनेगा। अब देखो बेटा ये चाहे 1 कार्बन की हो चाहे 10 कार्बन की, KMnO4 क्या करता है, इसको COOH में चेंज ही कर देता है। तो इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ पर 2 CH3 लिखा है, और इससे वही रिएक्शन किया अब एक स्टेप में, KMnO4 आवलिक OH माइनस, मैंने इसको एसिडिफिकेशन यहाँ पर दोनों स्टेप को एक ही साथ लिख दिया है। तो यानी ये जो CH3 है ना, वो चाहे 1 कार्बन की हो चाहे 1 हो चाहे 2 हो, सबको COOH में चेंज करेगा। तो काफ़ी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एल्किल बेंजीन से एल्किल ग्रुप को चेंज कर देता है COOH में, ठीक है। तो आज ये सेट हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। सेट नंबर 3 कोड था आपके पास
CCC वीडियो को देखिए और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके साथ कोई और बच्चे हों तो बेटा दूसरे विद्यालय में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।